beginner. You have not prepared before, right? All right. So let's start the session now. Okay. So starting with, first of all, my credentials. Basically, if we are going to start, then मुझे पहले ये तो बताना पड़ेगा ना, who am I? देखिए, I am by profession, I was a software engineer. Before 2012, I worked with several companies like Honeywell, Amitech, and Negaro. I was in Bangalore. So qualification-wise, I am a master's in computer applications or computer science. I was a software engineer, जैसे मैंने बताया, तो मैंने master's किया, right? उसके बाद in 2012 I started this institute and SAT तब से मैं ही पढ़ा रहा हूँ. 2012 से अभी तक 13 years हो गए हैं. So I have ample amount of experience. I understand the psyche of the exam. SAT एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, बच्चे कहाँ पे अटकते हैं, राइट? सबसे बड़े इश्यूज जो बच्चों को फेस होते हैं, तो वो चीज़ें मैंने साल दर साल बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है और इसीलिए आपको कुछ हद तक डेमो में भी नज़र आ जाएंगी चीज़ें. अब मेरा इंटरनेशनल एग्जाम्स को लेके क्या एक्सपीरियंस है? आई माई सेल्फ हैव टेकन a similar exam जो MBA के लिए होता है, that is known as GMAT, and I scored a 740 out of 800, which is considered a stellar score, right? तो मुझे ये पता है कि ये जो स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स हैं, जैसे SAT जो कॉलेज बोर्ड कंडक्ट करता है, GMAT जो GMAT करता है, ऐसे ही GRE होता है जो ETS करता है, या फिर IELTS वगैरह. सो इन सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स का मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. सो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके सारी क्वेरीज का बियॉन्ड SAT ऑल्सो, एप्लीकेशन, एडमिशंस, उन सब में काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प कर पाऊंगा या आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊंगा. देन अभी तक इट इज़ मोर देन 2200 स्टूडेंट्स हु हैव गॉन थ्रू माई मेंटरशिप. ओके, और अभी अगर आप देखेंगे तो लास्ट में हम शायद बात कर लेंगे कि स्टूडेंट्स कौन कौन से कॉलेजेस वगैरह में एडमिट हुए हैं, जैसे आईवी लीग एंड सिमिलर कॉलेजेस. ऑलराइट, चलिए, नाउ ये तो मेरी डिटेल्स हो गई. नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज इन टुडेज सेशन. आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा एक बार एजेंडा या प्लान समझ लेते हैं, राइट? सो स्टार्टिंग विद, मैं SAT के बारे में ही आपको बताऊंगा कि SAT है क्या, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंडिया में भी एक्सेप्ट होता है, यस, वो सारी चीजें हम यहाँ बात करेंगे. फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम, एग्जाम है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है. ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. SAT पास कुछ सालों में ना बहुत ज्यादा चेंज हुआ है. मे बी लेट्स से 3-4 years में, ये पहले 3 साल पहले पेपर बेस्ड एग्जाम होता था, अब ये कंप्लीटली डिजिटलाइज हो गया है, जिसमें डिजिटलाइज में भी ये अडेप्टिव एग्जाम हो गया. अब इन सब का मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू सी दैट. ठीक है. देन व्हाट इज टेस्टेड इन द इंग्लिश पार्ट. अब SAT के 2 मेजर पार्ट हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. जनरल SAT है, कोई भी बैकग्राउंड है आपका, साइंस का बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है या कॉमर्स का बैकग्राउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता. एग्जाम एक कॉमन सिंपल जनरल एग्जाम है जिसमें केवल इंग्लिश और मैथ्स टेस्ट होगा, और मैथ्स भी कहां तक का, 9th and 10th ग्रेड ओनली. तो इसीलिए कोई ह्यूमैनिटीज का है उनको भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी चीजें हैं, विल अंडरस्टैंड दैट. नाउ नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, एज आई सेड. नाउ ये इन सब का सिलेबस क्या है, विल अंडरस्टैंड दैट टू, एंड उसको हमने तथास्तु की SAT क्लासेस से कैसे मैप किया हुआ है. अब ये जो सिलेबस है, कुछ हद तक इसकी लैंग्वेज जो है वो इंटरनेशनल या US बेस्ड होगी, बट वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, CBSE वाले जो बच्चे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे चलता है या कैसे मैप होगा या कौन से टॉपिक्स है, विल अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, एंड देन वी आर गोइंग टू डील विद सम रियल क्वेश्चंस, रीडिंग का भी, राइटिंग का भी एंड मैथमेटिक्स के भी, एंड देन यू विल हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट द SAT एग्जाम इज, राइट? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. अगर आपको किसी को भी कोई डाउट होता है मुझे बीच में ही रोक देना है, एंड का वेट नहीं करना है, एंड अपना क्वेश्चन, अपना डाउट पूछना है. ठीक है, चलिए स्टार्टिंग विथ SAT का फॉर्मेट क्या है. अब SAT एग्जाम जो है ये कब से स्टार्ट हुआ है, यू नो दैट, इसकी हिस्ट्री क्या है. इट वाज स्टार्टेड इन 1926, so it is going to be 100 years next year. इतना पुराना एग्जाम है ये किसके लिए होता है, ये कॉलेज एडमिशन, जो 12th ग्रेड के बाद बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं. कहाँ पे, मोस्टली US में. US की तो अराउंड 80% यूनिवर्सिटीज, 80 to 90% यूनिवर्सिटीज SAT एक्सेप्ट करती हैं, या तो मैंडेटरी होता है या वहां पे एक्सेप्ट होता है कि मैंडेटरी नहीं है, तब भी प्रोफाइल बिल्डर का काम करता है, राइट? एंड आफ्टर दैट
आउटसाइड यूएसए, यस मैनी कंट्रीज लाइक कनाडा में टॉप यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, मैकगिल है, यूबीसी है, दे एक्सेप्ट इट, ठीक है। उसके अलावा सिंगापुर में ये एक्सेप्ट होता है, एनयूएस सिंगापुर है, एनटीयू है, दोनों ही एक्सेप्ट करती हैं, इनफैक्ट मैंडेटरी है। यूके में होता है कुछ यूनिवर्सिटीज, ऑस्ट्रेलिया में भी है, एंड अलग अलग यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज, सारी नहीं लेकिन सेलेक्टिव। जैसे इंडिया में भी अराउंड 150 प्रोग्राम्स हैं जो एसएटी के थ्रू एंटर करते हैं बच्चे। जैसे दिल्ली के साथ ही सोनीपत में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, वहां पे बच्चे एसएटी के थ्रू ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो इंडिया में भी बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है इस एग्जाम की, ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर आपका प्लान इंडिया में ही पढ़ने का है, स्टिल आई वुड से आप एसएटी के लिए प्रिपेयर करके जस्ट गेट ए गुड स्कोर एंड गेट रिड ऑफ द एग्जाम, एंड 12th ग्रेड को आप अपने आसानी से बोर्ड पे फोकस करके प्लान करिए, राइट। क्योंकि इन केस अगर इंडियन टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईटीज, जेई वगैरह का एग्जाम या नीट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आते हैं, तो आपके पास एक विंडो ओपन है एसएटी के थ्रू एंटर करने की, इंडिया में भी एंड अब्रॉड भी। तो दिस एग्जाम हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम। जैसे मैंने आपको बोला कि इस एग्जाम के दो पार्ट्स हैं, ये दो सेक्शन हैं या दो पार्ट हैं या दो सब्जेक्ट्स टेस्ट होते हैं। व्हाट इज दैट? वन इज इंग्लिश, द अनदर वन इज मैथमेटिक्स। अब इंग्लिश वाला जो पार्ट है ये दो मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 1 का इनका मतलब क्या है? मॉड्यूल का मतलब है सेट ऑफ क्वेश्चंस। आपको इंग्लिश के फर्स्ट मॉड्यूल में 27 क्वेश्चन प्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। अब उन 27 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब क्या विद इन दोस 27 क्वेश्चंस आप आगे पीछे जाके नेविगेट कर सकते हैं? डेफिनेटली, ठीक है। लेट्स से कि आपको 1 2 3 क्वेश्चन ठीक हुआ, 4th नहीं समझ आ रहा, यू जंप टू 5th 6th एंड देन कम बैक टू 4th। इज इट पॉसिबल? यस, डेफिनेटली, राइट। तो आप मॉड्यूल 1 सॉल्व करेंगे, देन इंग्लिश का सेकेंड मॉड्यूल आएगा, देन आपको 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद मैथ्स का 1 and 2 मॉड्यूल आएगा, ठीक है। अब ये मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 पे जब आप जंप करेंगे तो ये सेक्शनली अडेप्टिव एग्जाम है। एक अडेप्टिव का मतलब क्या होता है? एग्जाम जो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है, वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करता है, तो दैट वो आपका एक्यूरेट लेवल आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो जब आपने फर्स्ट से सेकेंड मॉड्यूल पे जंप करेंगे तो फर्स्ट मॉड्यूल में आपका जो रेस्पॉन्स है कि आपने इजी क्वेश्चंस गलत किए, इंटरमीडिएट गलत किए या टफ भी गलत किए या कौन कौन से ठीक किए, कितने लेवल तक आप क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाए, उसके बेस पे नेक्स्ट मॉड्यूल की डिफिकल्टी लेवल सेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट मॉड्यूल के मोस्टली क्वेश्चन करेक्ट किए तो नेक्स्ट मॉड्यूल कैसा आएगा? टफ आएगा, हार्ड होगा, राइट। सेकेंड मॉड्यूल हार्ड होगा। लेकिन अगर फर्स्ट मॉड्यूल आपका बहुत अच्छा नहीं गया, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए, तो सेकंड मॉड्यूल आपका इजी आएगा। तो दिस इज एन एग्जाम जहां पे हार्ड क्वेश्चन आने पे स्टूडेंट खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि फर्स्ट मॉड्यूल मेरा अच्छा गया है, राइट। लेकिन अगर इजी आती हैं चीजें, तब थोड़ा सा आपको अपना करेज को मस्टर करके वहीं पे रुके रहना होता है, नहीं तो पूरा एग्जाम खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है सेक्शनली अडेप्टिव। जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसमें आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इजी भी होंगे, इंटरमीडिएट डिफिकल्टी भी एंड मोस्ट डिफिकल्ट भी एग्जाम्स क्वेश्चंस होंगे, इसका मिक्स होगा। लेकिन नेक्स्ट वाला अगर आपके ज्यादातर सारे ठीक किए तो यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट एंड मोस्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बट वो डिफिकल्ट भी हमारे प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैथ्स में हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के 800 आउट ऑफ 800 या वेरी क्लोज टू 800 स्कोर आता है, 790 780 लाइक दैट। तो इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन लेवल इस लेवल की होती है कि मैथमेटिक्स में तो स्पेसिफिकली हमें कुछ डिफिकल्ट फील ही नहीं होता है। सारे क्वेश्चन यहाँ ठीक होंगे, मैक्सिमम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ गलत हुआ तो 780 770 आ गया, अदरवाइज इट हैज टू बी 800। ओके, इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ जी, या ओके, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। आपने तो सुन ही लिया है एंड आई थिंक लाइव स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन सुन लिया होगा। देखिए, अगर आप इंटेंशनली फर्स्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस को गलत करते हैं
एंड सेकेंड मॉड्यूल इजी आता है। तो इंटरनली एल्गोरिदम जो है, आपका जो लेवल है, जो क्वेश्चंस के अगेंस्ट वो जो पॉइंट्स आपको असाइन कर रहा है, वो बहुत लो कर देगा। ठीक है, अगर सेकंड मॉड्यूल उसने इजी दिया है, अगर फर्स्ट मॉड्यूल आपका खराब हो गया तो सेकंड मॉड्यूल इजी दिया है, तो अब आपके पास स्कोर उठाने का कोई स्कोप नहीं होगा, क्योंकि सारा मॉड्यूल इजी आ चुका है। राइट? अब ये स्कोरिंग कैसे होती है, इसका कोई डायरेक्ट, ये किसी ने, जैसे कॉलेज बोर्ड इसको कंडक्ट करता है, उन्होंने किसी इस चीज को रिवील नहीं किया है, लेकिन ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन करेक्ट होने पे कितना स्कोर आना चाहिए, या कितने इनकरेक्ट होने पे कितना डिडक्ट होता है। जैसे हमारे इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। राइट? क्यों नहीं होती है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई सेंस ही नहीं है। आप कितना करेक्ट कर रहे हो या कितना इनकरेक्ट कर रहे हो, उसी पे सब कुछ डिपेंडेंट है। इंटरनली एल्गोरिदम उस चीज को जज करेगा कि इतने सारे क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, तो इसका इतना पॉइंट्स मुझे डिडक्ट करना है, और क्योंकि इनका क्वेश्चंस रॉन्ग ज्यादा हैं तो लेवल कमजोर है, लेवल बहुत अच्छा नहीं है, तो नेक्स्ट मॉड्यूल इनको इजी देना चाहिए। लेट मी सी, क्या इजी में भी ये गलत करते हैं? अगर इजी में भी गलत किए तो स्कोर बहुत ही खराब आएगा। अगर इजी में आपने ठीक कर दिए सारे, तो इंटरमीडिएट आएगा, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल आपका खराब हो चुका है, डिफिकल्ट आपको आया ही नहीं। राइट? एंड अगर फर्स्ट आपका बहुत अच्छा गया है और डिफिकल्ट आया है, अब इस पे डिपेंड करता है कि डिफिकल्ट में कितने करेक्ट है। बहुत कम करेक्ट है, अगेन इंटरमीडिएट। अगर काफी ज्यादा करेक्ट है तो यू विल गेट अ वेरी हाई स्कोर, मे बी 1550, 1570, और मे बी अ परफेक्ट स्कोर इफ यू गेट एवरीथिंग करेक्ट। ठीक है, दक्ष, इज इट क्लियर? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स वाई और यस, और गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट, ऑलराइट। सो सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही होगा। राइट? तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड कि सेक्शनली एडेप्टिव क्या होता है। अब अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं, देखिए मॉड्यूल में इंग्लिश में दोनों में 27 क्वेश्चंस होंगे, दैट मेक्स इट टोटल 54। प्लीज अपने माइक को आप ना म्यूट पे डाल दीजिए इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस, 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 यस। सो आप जब मॉड्यूल 1 पे हैं तो केवल मॉड्यूल 1 पे ही हैं। अगर आप मॉड्यूल 2 पे जंप कर गए, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या तो आप वहां पे सबमिट का बटन होगा, मान लीजिए टाइम से पहले आपका कितना टाइम है, आपको 32 मिनट्स, बट लेट्स से 25 मिनट्स में आपने कंप्लीट कर लिया एंड यू सबमिट इट, यू विल ऑटोमेटिकली जंप टू मॉड्यूल 2। बट अगर आपका नहीं हुआ और 32 मिनट्स कंप्लीट हो गए, तब भी ऑटोमेटिकली मॉड्यूल 2 पे चले जाओगे। नाउ जब आप मॉड्यूल 2 पे आ गए, अब आप मॉड्यूल 1 पे नहीं जा सकते हो, तो मॉड्यूल 2 ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। ऑलराइट? ओके, ठीक है। नाउ आपको 10 मिनट्स का ब्रेक। नाउ क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हमारे इंग्लिश के? 54। टोटल टाइम कितना है? 64। राइट? सो आपको 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा, 1 मिनट 15-20 सेकेंड्स का टाइम मिलता है पर क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में you'll get 22 क्वेश्चन इन ईच मॉड्यूल, और टाइम इसके लिए 35 मिनट्स होगा। सो यहां पे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल, इट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। टोटल कितने हो जाएंगे मैथ्स के? 44 क्वेश्चंस इन 70 मिनट्स। ठीक है? सो सम टोटल ये एग्जाम कितना लंबा होगा? इट इज गोइंग टू बी 2 hours 14 मिनट्स या 134 मिनट्स, 2.25 घंटे के करीब का एग्जाम होगा। ठीक है? तो ये फॉर्मेट के बारे में आई होप यू अंडरस्टूड। अगर इसमें भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शनल एडेप्टिव। ये मैंने सारी चीज आपको बताई दिया है क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। नो नेगेटिव मार्किंग, तो इसलिए क्या आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप करना है? नो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, एंड में टाइम मैनेजमेंट जब बहुत अच्छा नहीं होता है, you'll end up with 2 minutes and 6 or 7 questions. So what is the best deal there? What is the best guess you can do? थोड़ा सा भी एजुकेटेड गेस कहीं लग रहा है, 10-15 सेकेंड्स में डू इट, डू इट, डू इट, बट डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, एनी सिंगल क्वेश्चन, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। राइट? तो अब ये देखिए, डिफिकल्टी इजी, मीडियम, डिफिकल्ट फर्स्ट मॉड्यूल में मिक्स आया। नेक्स्ट डिपेंड करेगा अडेप्टिव कि पीछे किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा करेक्ट हुए हैं। राइट? आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें टेस्ट होती है। तो देखिए, इंग्लिश जो पार्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग। अब रीडिंग में क्या होगा? रीडिंग होगी। और राइटिंग में क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक हर्षिता? राइटिंग में क्या होगा? इसमें भी रीडिंग होगी। राइटिंग में कुछ भी राइट नहीं करना है। राइट? दोनों सब कुछ हमारा MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 चॉइसेस होंगी। राइट? तो
फोकस किस चीज पे है वो हमें देखना है कि कहां पे क्या टेस्ट होने वाला है। तो रीडिंग और राइटिंग में इसका थोड़ा सा और डिटेल्स में अभी बताऊंगा। तो देखिए आपको है ना छोटे छोटे पैराग्राफ्स जिनको हम पैसेजेस बोलते हैं वो प्रेजेंट किए जाएंगे, जिसका लेंथ टिपिकली 25 टू 150 वर्ड्स होता है। उसके बाद क्या टेस्ट होगा, 4 मेजर चीजें टेस्ट होती हैं, जिसको अब इसमें आपको हो सकता है ये बहुत अच्छे से ना समझ आए, इनको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा जो हम तथास्तु में इसको मैप करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या टेस्ट होगा, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। उसमें क्या टेस्ट होगा, इट मेजर्स द कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस एंड रीजनिंग स्किल्स एंड नॉलेज, ability to locate, interpret, evaluate, integrate information, ideas from text, information, graphics, blah blah blah। टेक्स्ट दे दिया जाएगा, उस टेक्स्ट वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, कई बार वो ग्राफिक्स की फॉर्म में भी, जैसे कोई ग्राफ दे दिया, टेबल दे दी, राइट, पाई चार्ट दे दिया, बार ग्राफ दे दिया, ऐसे, या किसी और फॉर्म में डेटा प्रेजेंट कर दिया। तो वो ये देखना चाहते हैं क्या आप डेटा को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इवेल्युएट कर पा रहे हैं चीजों को, राइट, उन सारी चीज़ों को। अब ये पढ़ने में हम इससे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, सीबीएसई में ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है, तो अब मैं जब आगे आपको सिलेबस समझाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। सिमिलरली क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर, इसमें भी देखिए रीडिंग पार्ट में मेन फोकस होगा कॉम्प्रीहेंशन पे। कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको दिया गया है, जो पैसेज है, उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई आपको, राइट, दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रीहेंशन। उसी कॉम्प्रीहेंशन में ही कुछ वोकैब भी आ जाएगी, राइट। क्या वोकैब बहुत डिफिकल्ट होती है? नो। अगर जब आप मॉड्यूल 1 बहुत अच्छा करते हैं, डिफिकल्ट मॉड्यूल आएगा नेक्स्ट वन, वहां पे कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको ना समझ आए, बट मोस्टली जो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको वोकैब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगी। मैं एक एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। देन एनालिसिस, सिंथेसिस, ब्ला 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 ब्ला, ये जो भी चीजें हैं इसको आगे देखते हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। जहां पे भी डाउट होता है वहां आपको पूछ लेना है। ऑलराइट, ये क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसी के अंदर रीडिंग एंड राइटिंग में अभी भी हम रीडिंग पे ही चल रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, कि जो आइडियाज है उसमें मेन आइडिया क्या है, एक छोटा सा पैसेज है उसका कंक्लूजन क्या है, ये जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कि राइट कैसे किया गया है, कुछ लिखा हुआ है उसको रीराइट करना है, कि कौन सी चॉइस इसको रीराइट कर रही है, बेटर वे में कर रही है, या कोई ब्लैंक दे दिया उनको फिल करना है, लाइक दैट। एंड देन इट इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस। व्हाट इज दैट? दिस इज द राइटिंग सेक्शन, मतलब द फोकस वुड बी ऑन ग्रामर, ठीक है। फोकस हमारा यहां पे ग्रामर पे होगा, इसको हम राइटिंग सेक्शन बोलते हैं। तो जो 4 पार्ट थे इसमें 3 पार्ट मैंने आपको दिखाए, ये रीडिंग के थे, एंड द 4th वन इज द राइटिंग सेक्शन। राइटिंग यहां पे भी होता है, इनमें भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। रीडिंग और राइटिंग के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते, रीडिंग वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होते हैं राइटिंग से, राइट। जैसे हमारे टोटल 54 क्वेश्चन थे, तो 27 की जगह पे हम ये इसका रेशो कुछ ऐसे लगा सकते हैं, 20 क्वेश्चन एंड 20 भी नहीं, आई वुड से 22 एंड 32, राइट। चलिए नाउ अब देखिए मैथमेटिक्स का। मैथ में क्या सिलेबस है हमारा? एल्जेब्रा, एडवांस मैथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस, जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, राइट। ये सारी चीजें वही हैं जो आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में की। अभी एडवांस मैथ में क्या आता है अभी देखेंगे इसको भी। अब इसमें से क्वेश्चंस का जो ब्रेकअप है, जो वेटेज है, कितने कौन से सेक्शन से कितना आएगा, वो यहाँ पे लिस्टेड है। और ये जो पीडीएफ है ये हम आपको प्रोवाइड, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, मतलब आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की या नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, यू विल गेट दिस, ऑलराइट। सो एल्जेब्रा से 13 to 15 क्वेश्चंस, एडवांस मैथ 13 to 15 अगेन, प्रॉब्लम सॉल्विंग 5 to 7 एंड ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री 5 to 7। इनफैक्ट ट्रिगोनोमेट्री से केवल एक ही क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम रेयर केस में 2, अदरवाइज टिपिकली 1 क्वेश्चन, ओके। अब इसको भी और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए अब एल्जेब्रा में क्या होता है, अब ये देखिए, मुझे बताइए क्या आपने सब किया हुआ है? लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, राइट। क्या होती है ये? x + 5 = 10, 1 वेरिएबल में है, x की फॉर्म में ही, या उधर भी मैं एक और x ले आऊं, राइट। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, लीनियर फंक्शंस। अच्छा, एसएटी का फोकस, अब इंडिया में हमारा फोकस फंक्शंस पे और ग्राफ्स पे लिमिटेड होता है, हम पढ़ते हैं लेकिन कम होता है। हमारा मेन फोकस होता है एल्जेब्रा पे या फिर अरिथमेटिक पे, राइट, क्वेश्चन सॉल्व करने पे, क्वांटिटेटिव चीजों पे। लेकिन एसएटी का मोस्ट फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट,
बेसिक चीज कि लेट्स से अगर मैं ये बोलता हूं ये एक इक्वेशन है, व्हाट डज इट मीन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? क्या रिप्रेजेंट करती है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? कि ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, पैरेलल बनेगी या वर्टिकल बनेगी, कैसी जैसी भी बनेगी वो अलग बात है, राइट? तो इसका फोकस रहने वाला है उन चीजों पे। सो इनइक्वालिटीज होंगी। देन एडवांस मैथमेटिक्स में क्या है? इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस, भाई पॉलिनोमियल वगैरह है, एक्सप्रेशंस है, दोनों साइड पे इक्वेशंस है अगेन, राइट? जिसमें डिग्रीज इंक्रीज हो जाएंगी। नॉन लीनियर इक्वेशन, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, राइट? जिसमें इनइक्वालिटीज वाली इक्वेशंस ही आ जाएंगी। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक से ज्यादा इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, मोस्टली 3 नहीं होती है, 2 इक्वेशंस तक ही चलती है, ठीक है? देन नॉन लीनियर फंक्शन, कि ये जो आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं इन्हीं को फंक्शंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या इन्हीं का ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें, करेक्ट? नाउ द मैथ सेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस, रेशियो, रेट्स, प्रोपोर्शंस, ब्ला ब्ला ब्ला, परसेंटेजेस, वन वेरिएबल का डेटा। अब ये देखिए, ये एक बड़ा पार्ट है, ये मोस्टली स्टैटिस्टिक्स है, जो हम स्टैट पढ़ते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में देखो क्या क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट्स, सेंटर एंड स्प्रेड, ये सारे हमारे स्टैट के पार्ट हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट, स्कैटर्डनेस ऑफ डेटा, ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। 2 वेरिएबल डेटा, मॉडल्स एंड स्कैटर प्लॉट्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम आती है, शायद 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही आएगा, शायद आप लोगों ने 10th ग्रेड में पढ़ा भी होगा, राइट? एक बेसिक प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है, तो उससे ईजी आएगा। इन्फ्रेंसेस एंड सैंपल डेटा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये है, अब इसको हम आगे अपनी तथास्तु की क्लासेस की फॉर्म में देखें, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एरिया, वॉल्यूम, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी आप मुझे बताइए हर्षिता, इसमें से कुछ भी ऐसा है जो हमने सीबीएसई में अपने 9th या 10th ग्रेड में नहीं पढ़ा है? मैथमेटिक्स में तो सभी कुछ हमने पढ़ा है, राइट? सेम आई गेस आप सभी लोगों के लिए भी, दक्ष, कृति, रंजीत, आपने भी ये सारा पढ़ा ही होगा अगर आप 11th ग्रेड या 12th ग्रेड में है, राइट? वही चीजें हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसको ये मत अज्यूम कर लेना कि मैथ्स बहुत इजी है, नो, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। एवरी एग्जाम हैज ए सेट फॉर्मेट या टेस्ट या पैटर्न, वो पैटर्न को मास्टर करना बहुत जरूरी होता है। नॉट एवरीवन गेट्स 790 और 800, हमारे स्टूडेंट भी 500 पे भी रह जाते हैं, राइट? जो एग्जाम को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जितना ड्यू अमाउंट ऑफ टाइम या रिस्पेक्ट आपको देना चाहिए वो एग्जाम लेगा, तभी स्कोर आएगा, ओके? देन अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब आपको इंग्लिश भी और क्लियर हो जाएगी। व्हाट डिड आई मीन बाय कि तथास्तु एसएटी रीडिंग एंड राइटिंग, हमने अपनी क्लासेस को इन पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है या ट्रांसलेट किया हुआ है। अब आपको समझ आएगा। देखिए मेन आइडिया कि एक पैराग्राफ का, पैसेज का मेन आइडिया क्या है, वो क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है, जो अभी हम एग्जाम्पल क्वेश्चन में भी देखेंगे, राइट? देन इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन, कि इसका कंक्लूजन क्या है। उसने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए, फैक्ट्स बता दिए, एंड आफ्टर दैट ही वांट्स यू टू ड्रॉ सम कंक्लूजन, राइट? दैट इज इन्फ्रेंस। फिर कमांड ऑफ एविडेंस, टेक्सचुअल। अब ये क्या है? कुछ टेक्स्ट दे देगा, लिख देगा, उसमें बोलेगा कि ये जो नीचे मैंने क्वेश्चन में बात लिखी है इसका एविडेंस कौन सी लाइन दे रही है, या फिर उसी को क्वांटिटेटिव, मतलब आपको कोई टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में डेटा प्रेजेंट कर देगा, क्वांटिटेटिव, राइट? एंड देन टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड पर्पस, की एक ये लाइन है, इसका क्या पर्पस है, या ये टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है, राइट? क्रॉस टेक्स्ट करेक्शंस, इसमें क्या है? आपको 2 छोटे छोटे पैराग्राफ दे देंगे, फिर उनके बीच में पूछेंगे इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, कि फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट का एक्सटेंशन है, या फर्स्ट में कोई बात हो रही है, सेकंड में उसके ऑपोजिट बात हो रही है, तो उसमें हम बोलेंगे कि सेकंड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फर्स्ट वाले को, राइट? ऐसी ऐसी कुछ बातें हम इस पे पढ़ते हैं। रिटोरिकल सिंथेसिस ये होता है। रिटोरिकल का मतलब क्या होता है? रिटोरिकल का मतलब होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज का, जो स्टैंडर्ड्स है उन्हें फॉलो करके लैंग्वेज को और ब्यूटिफाई करना, राइट? रिटोरिकल सिंथेसिस, तो कुछ अगर लिखा है उसको और बेटर वे में कैसे लिखा जा सकता है, कुछ चॉइसेस होंगी लाइक दैट, राइट? देन ये हमारा है राइटिंग का पार्ट, ठीक है? राइटिंग में क्या है? ये सारा ग्रामर, एसवी एग्रीमेंट, एसवी एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा एग्री करने चाहिए, राइट? जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राइट? करेक्ट है? यस। जैसे दे गोज टू स्कूल,
करेक्ट है? नो, दे के साथ गोज नहीं आ सकता, तो यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसी चीज पे बेस्ड होगा। बट इतना सिंपल नहीं होगा, चीजें ट्विस्टेड होंगी और बहुत सारे रूल्स होंगे, वो हमें फॉलो करने होंगे, राइट? प्लूरल्स इन पोसेसिव्स, लिंकिंग क्लॉजेस की क्लॉज होंगे, उनको लिंक कैसे किया जाता है, मॉडिफायर्स, वर्ब्स, पंक्चुएशन, वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट एंड ट्रांजिशन, इनमें से कई सारी चीजें हम अभी सैंपल क्वेश्चंस में भी देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे वो रियल क्वेश्चंस ही होंगे, बिल्कुल एसएटी के क्वेश्चन, कोई प्राइवेट कंपनीज वगैरह हम यूज नहीं करते हैं। इनफैक्ट जितनी की आपकी प्रिपरेशन होगी वो एंटायरली फोकस्ड होगी ओनली एंड ओनली ऑफिशियल सोर्सेज पे, जो कॉलेज बोर्ड रेकमेंड कर रहा है एग्जैक्टली वैसा ही, सो दैट आपको वो रियल एग्जाम में कोई सरप्राइजेस ना नजर आए, जो आपने घर पे पढ़ा है एग्जैक्टली वैसा ही रेप्लिका आपको रियल एग्जाम में मिलेगा, राइट? चलिए आगे देखते हैं। अब व्हाट इज मैथमेटिक्स, अगर मैथ्स में भी आपको कुछ समझने में इश्यू हो रहा था, नाउ दिस इज व्हाट आई सेड, लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू पता है क्या होता है? मॉड्यूलस, दो डंडे लगे होते हैं, आज एक क्वेश्चन भी करेंगे, लाइक दिस मे बी इज ग्रेटर देन 5, ये दो डंडे लगे होते हैं, राइट? नहीं ये ओके, इट इज अ फंक्शन, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है? नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, दैट्स, उसमें मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, एसडी, ये सब किया हुआ है, राइट? फिर स्टैटिस्टिक्स की हमारी देखिए कई सारी 6 क्लासेस है, डेटा रिप्रेजेंटेशन, स्कैटर प्लॉट्स, लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डेटा इन्फ्रेंसेस एंड स्टैटिस्टिकल क्लेम इवैल्यूएशन। देन ज्योमेट्री, ये बेसिक है जो आप करते हैं, ट्राइंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, फिर सर्कल की इक्वेशन, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि कोऑर्डिनेट में सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? एंड देन आपका एरियाज एंड वॉल्यूम्स, फिर ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल, सर्कल, ये दो पार्ट तो हैं लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो हम इसको थोड़ा ही टच करेंगे, मे बी एक क्लास में कई चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। इट डजंट मीन कि एक टॉपिक की हर एक केस में एक क्लास होगी, नो, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द टॉपिक, कि कितना बड़ा है और मुझे उसमें कितना इन्वॉल्व करना है, आपको कितनी प्रैक्टिस करवानी है, कितने उसके मॉक टेस्ट लेने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट, तो उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है लीनियर इक्वेशन एक की जगह 2 क्लास ले जाए, लेकिन हो सकता है ये लास्ट की 3-4 क्लास एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाए, राइट? सो सम टोटल अराउंड 12 to 15 क्लासेस हम प्लान करते हैं, 15 के आसपास मान के चलिए, विच वुड ट्रांसलेट टू मे बी 3.5 months, 3 to 3.5 months की क्लासेस होती हैं। ऑलराइट, चलिए अब या करेक्ट, दिस इज मैथ्स कोर्स, राइट? 15 मैथ्स की होगी ऑलमोस्ट, हाँ 2 to 3 hours, इट ऑल्सो डिपेंड्स, हम मोस्टली बोल के चलते हैं, आप इसके 3 घंटे की मान के चलिए, मोस्टली 3 घंटे होते नहीं है, लेकिन कोई कोई क्लास होती है जो लंबी होती है, जैसे मैंने अभी बताया टॉपिक है, अब मैं उसको बीच में नहीं स्किप करना चाहता या ब्रेक करना चाहता, क्योंकि फिर रिदम खत्म हो जाती है नेक्स्ट क्लास तक पहुंचने के लिए, राइट? और क्योंकि मुझे कुछ होमवर्क भी प्रोवाइड करना है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू विद द टॉपिक, सो इन सच अ केस हम टॉपिक को थोड़ा सा स्ट्रेच करके मे बी 3 घंटे तक खत्म कर देते हैं। मेजॉरिटी केसेस में इट इज गोइंग टू बी 2.5 an hour, सो अराउंड 15 क्लासेस आपकी मैथ्स की होंगी, एंड सिमिलरली क्लोज टू 15 क्लासेस ही आपकी इंग्लिश की भी होंगी। नहीं, नॉट आवर्स, क्लासेस, आवर्स तो फिर 2 या 3 से मल्टीप्लाई करो ना, इट इज गोइंग टू बी 60, 70, 80, 60 to 80 के बीच में टोटल नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, ओके? ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज, अब ये देखो, ये दीदी खा रही हैं फूक मार मार के, ज्यादा गर्म है, राइट? क्यों? ज्यादा गर्म सूप पी लिया तो क्या होगा? जीभ जल जाएगी, तो प्रिपरेशन में भी ऐसा ही होता है, राइट? अब ये देखो, ये आइसक्रीम खा रहे हैं भाई साहब, एंड ऐसे ही दीदी खा रही है कुछ और, तो व्हाट डज इट मीन? ये टेस्ट कर रहे हैं, मतलब एसएटी का टेस्ट। अब कई बार मैंने देखा है बच्चे है ना एसएटी के मैथ्स को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, अरे ये तो 9th 10th ग्रेड के, हम तो 12th ग्रेड के बच्चे हैं, एंड इन द रियल एग्जाम आई सी दे फॉल्टर, दे प्रोबेबली गेट अराउंड 500, 550, और फिर शॉक लगता है अरे ये क्या हो गया, एंड मैंने तो टारगेट दिया था 800 का, बिकॉज मेरा मिनिमम टारगेट होता है 790, जो भी एवरेज या अबव एवरेज बच्चा है उसका 790 तो एसएटी में आना ही आना चाहिए, राइट? अगेन कुछ उसके साथ कंडीशंस अटैच्ड हैं, जैसे कि प्रॉपर टाइम लगाए, वो 4 months का प्रिपरेशन लगाए, ऐसा नहीं है 1 महीने में क्रैश कोर्स किया और 800 आ जाएगा, नो, इट डजंट हैपन। सेकेंड थिंग इज कि आपको थोड़ा सा कमिटेड रहना पड़ेगा, राइट? डेली का मतलब रेगुलरली 2 घंटे, कुछ केसेस में 3-4 घंटे, और लास्ट का 1 month तो मैं पूरा डेडिकेट करा लेता हूँ
कि भाई वो मेरे को ही देना है, मतलब एसएटी को स्कूल में जो भी आप कर सकते हो, कैसे भी ट्यूशन वगैरह को मैनेज करो, बट करीब 6 घंटे, 5, 6, 7 घंटे, कुछ केसेस कुछ बच्चे बहुत डेडिकेटेड होते हैं, 12-12 घंटे दे देते हैं, एंड दे गेट मे बी 1560, 1570 स्कोर, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन आप कितना चाय में शक्कर डाल रहे हो, उतनी मीठी होती जाएगी, उतना स्कोर हाई होता जाएगा, राइट। सो ये एक चीज हो गया। थर्ड थिंग इज, हर एग्जाम की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। एक सेम स्ट्रैटेजी सीबीएसई, एसएटी, आईआईटी, जेई, नीट सब पे नहीं लग सकती है। आईआईटी, जेई और नीट में वही टेस्ट होता है जो सीबीएसई में होता है, राइट। सिलेबस ऑलमोस्ट वही होता है, बट क्या टेस्ट वैसा है? नो, चीजें एक्सटेंड भी होती हैं, ट्विस्टेड होती हैं, देयर आर ट्रैप्स इन द क्वेश्चंस, देयर आर ट्रिक्स इन्वॉल्व इन द क्वेश्चंस, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफरेंट। तो आपको उस एग्जाम का टेस्ट समझना है। जब आप उस टेस्ट को अच्छे से सेवर करने लग जाते हैं, खुद से मतलब मजा आने लग जाता है उसमें, जैसे बोलते हैं ना क्रिकेटर फॉर्म में आता है, क्रिकेटर फॉर्म में है। फॉर्म का मतलब क्या? बैट घुमाया 6 हो गया, 4 हो गया, राइट। कई बार क्या है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत डिफेंसिव खेल रहा है, लेकिन फिर भी आउट हो जाता है। वो फॉर्म नहीं है। फॉर्म का मतलब यही है, उस टेस्ट को समझ के उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन अलाइन करनी है, वैसे ही प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है, एंड देन सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी एंड आप फॉर्म में आएंगे। तो मेरा मेन पर्पस होता है स्टूडेंट को फॉर्म में लेके आना। और जब वो कोचिंग नहीं लेते हैं, कुछ बहुत रेयर केस में होता है बच्चे खुद से कर लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी बच्चे फॉर्म में नहीं आते हैं। क्यों? वो स्केड्यूल फॉलो नहीं करते हैं। 4 दिन बड़ा मोटिवेशन, एसएटी करेंगे, 5वें दिन थोड़ा कम होगा, 7th डे, 2nd वीक गिरना शुरू हो जाता है। तो क्लासेस में क्या होता है कि हम थोड़ा सा ना पीछे पड़ने शुरू हो जाते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा अलग हिसाब है, मतलब आई ऑल्सो मॉनिटर यू, योर प्रिपरेशन, योर एवरीथिंग, स्ट्रेटजी फॉर्म हुई है नहीं है, अलॉन्ग विद दैट माई टीम वो पीछे पड़ना शुरू हो जाएगी। जो चीज़ नहीं होगी उसको धीरे धीरे मोटिवेट करके, पुश करके करवाते हैं। तो मेजॉरिटी केसेस में चीज़ें हो जाती है, राइट। अब कुछ बच्चे होंगे कि भाई वो ठान के बैठे हैं कितना ही कुछ करा लो, हम नहीं हिलने वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जो बच्चा मोटिवेटेड है, उसका मोटिवेशन हमें रिटेन करके रखना है फॉर 3 to 4 months। तो ऐसे केस में इट हेल्प्स, कोचिंग बहुत जरूरी है, डिपेंड्स अपॉन आप किन हाथों में हो। लेकिन नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर। अगेन वही मैंने बताया बेटा, स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट है। अब ये भाई साहब देखो, या तो भैया इतनी सारी किताबें, अब एसएटी एक बार डालो नेट पे, आपको लिस्ट ऑफ बुक्स आ जाएगी, राइट। या फिर दीदी के टाइप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो। अब जैसे मैं, हमारे हैंड आउट होंगे, एक टॉपिक के कई बार जस्ट 2 पेजेस होते हैं, एक पेपर आगे और पीछे, दैट्स इट। 2-2.5 घंटे, क्योंकि मुझे डिटेल समझानी है, मुझे क्वांटिटी नहीं पसंद है, आई वॉन्ट क्वालिटी। आपको समझ कितना आया है? जैसे मैंने इक्वेशन दी आपको, वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन दिया, उसको ट्विस्ट में कितना अलग अलग तरीके से कर सकता हूं, जस्ट वही अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हाँ, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 वीक का जो आपके पास टाइम होता है, तो वो सारा क्वेश्चंस पे आप लगा सकते हैं, राइट। तो क्वांटिटी कभी भी नहीं फोकस करते हैं, क्वालिटी करो। कम करना है, लेकिन इतना डिटेल में अंडरस्टैंड कर देना है, एक क्वेश्चन से मेरे 10 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएं, 10 क्वेश्चन करने की जरूरत ही ना पड़े। अभी आप देखेंगे हैंडआउट्स वगैरह का, हम देखेंगे ना, मैक्सिमम 4 या 5 पेज का होता है, उसमें होमवर्क भी होता है, राइट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन, आई होप एवरीवन कैन सी दिस। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, जस्ट गिव मी एनीवन, गिव मी थम्स अप। सारी चीजें विजिबल हैं, टेक्स्ट वगैरह बड़ा छोटा करने की जरूरत तो नहीं है? ऑलराइट, ग्रेट। चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसे। आप भी ट्राई करिए हर्षिता। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अपना आंसर चैट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ABCD फॉर्म में। हर्षिता आप मुझे फिंगर से बता सकते हैं, ठीक है।
All right. I hope it is done. Right? If it is done, type your answer in the chat. Okay. Harshita. Okay. Harshita. Daksh, Ranjit, Kriti is typing. Kriti also said A. All right. So now ये एक रीडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये किस लेवल का क्वेश्चन है? आई वुड से इजी टू इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत क्लियरली जो वोकैब है वो सारी ऐसी है, आपको पता है, इसमें आपको कुछ भी गेस करने की जरूरत नहीं पड़ी. बट फिर भी लेट्स अंडरस्टैंड. अब मैं सब कुछ सीधा टफ नहीं बताऊंगा आपको, राइट? बीच में थोड़ा सा कुछ टफ या कंफ्यूज करने वाली चीजें आएंगी, उसकी स्ट्रैटेजी कैसी होगी, विल सी दैट टू. बट चीजें थोड़ा सा बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी बिगिनर लेवल पे हैं एसएटी को लेके. ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. रिसर्च कंडक्टेड बाय प्लैनेटरी साइंटिस्ट. अब कभी भी मैं नाम नहीं पढ़ता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट नाम पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं. आई सीन कुछ को तो ऐसी आदत होती है वो पढ़ के ही मानेंगे, मिलिजकटोवी. अब जैसे बहुत सारे रशियन नाम ऐसे ऐसे होंगे, आप उसमें अटक ही जाएंगे. अब क्या होता है, वो नाम पढ़ने के उसमें है ना, जो आपने पीछे टेक्स्ट पढ़ा है कई बार दिमाग से वो भी स्किप हो जाता है, स्लिप हो जाती हैं चीजें. सो इसको क्या पढ़ना है, के, राइट? So research conducted by planetary scientist K suggests that moon surface may not accurately. अच्छा, यहां पे अब जो स्ट्रेटजी है, अब सबसे पहले आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, टेक्स्ट रीड करना शुरू किया? नो. हमारी स्ट्रेटजी हमेशा क्या होती है, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉम्प्ट. ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे, क्योंकि फिर वही देखना शुरू करना है मुझे, राइट? अगर आपने सीधा क्वेश्चन रीड किया है तो आप जब प्रॉम्प्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन का, तो हो सकता है जो चीज आपने रीड की है वो दिमाग में पूरा टेक्स्ट ना रहे, तो इस केस में आपको रीड करना पड़ेगा. और एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है, जिसकी वजह से बहुत बच्चों का स्कोर गिरता है. आता सब कुछ है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में मैस फैला दिया, राइट? वो नहीं होने देना है. तो ऑलवेज रीड दिस. तो ये मुझे क्या बोल रहा है, विच चॉइस कंप्लीट्स द टेक्स्ट विद द मोस्ट लॉजिकल एंड प्रिसाइज वर्ड एंड फ्रेज. ओके, वहां पे एक है, ठीक है. तो अब क्या मैं ये चॉइस पढ़ूंगा? नो, मैंने केवल प्रॉम्प्ट पढ़ने के लिए बोला है. अब इसको बोलते हैं प्री थिंकिंग, राइट? कि अब मैं चॉइसेस नहीं देखूंगा, मुझे देखना है कि यहाँ एक वर्ड फिट करना है मुझे यहाँ. तो आई वुड से रिसर्च कंडक्टेड बाय प्लैनेटरी साइंटिस्ट के सजेस्ट दैट द मून सर्फेस मे नॉट एक्यूरेटली अर्ली इंपैक्ट इवेंट्स. एक्यूरेटली, अब मैं अपना वर्ड डालने की कोशिश करूंगा इसमें. क्या क्या डाल सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक? वो मत बोलना जो चॉइसेस में है. कोई और सिनोनिम देखिए इसका. हाँ, मून सरफेस मे नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट शोज, राइट? ऐसा कुछ डाल सकते हैं यार, कुछ शो, राइट? एक बार देखते हैं. द मून सरफेस मे नॉट एक्यूरेटली शोज अर्ली इंपैक्ट. शो में आया है ना, शोज नहीं आएगा, शो आएगा, राइट? Show early impact events. When the moon was still forming, its surface was softer and asteroid and meteoroids impacts would have left less of an impression. Thus, evidence of early impacts may no longer be present. Okay, तो अब वो क्या बात हो रही है कि ये कुछ ये सजेस्ट कर रहे हैं, मून का सरफेस एक्यूरेटली ये नहीं बता रहा है कि क्या रहा होगा, कितना उसमें गड्ढे हैं, क्रिएटर्स वगैरह एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? वो ये प्रॉपर्ली शो नहीं कर रहा है. अब जब मैंने अपने दिमाग से एक वर्ड डाल दिया, अब वेरी हाई चांसेस, क्लोज टू 70-80% चांसेस है, या तो ये वर्ड डायरेक्टली या इसी का सिनोनिम आपको चॉइसेस में मिल जाएगा, राइट? अब जब ऐसी ऐसी आप प्रैक्टिस करोगे, मे बी 20, 30, 40 क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप कॉन्कर कर लोगे, राइट? तो इसको बोलते हैं प्री थिंकिंग, कि हम पहले ही थिंक करके रखेंगे एंड देन मैच करेंगे क्या आंसर है. कई केसेस में अब क्या है, ये जो चॉइसेस, इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, मे बी एक या दो वर्ड ऐसा है जिसका मतलब आपने नहीं सुना है. अच्छा, अभी एसएटी में है ना, जब मैंने बताया पेपर बेस हुए, उसमें क्या होता था, जो वर्ड्स हैं वो बड़े टेढ़े मेढ़े होते थे. वो वर्ड्स ऐसे होते थे जो आपको आप डे टू डे लाइफ में कोई यूज ही नहीं है. तो अब एसएटी ने उसे शिफ्ट कर दिया वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट. ये कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी वोकैब का काम है, राइट? तो आपको ज्यादातर वर्ड्स इसीलिए वो मिलेंगे जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो या आपको आते हैं, यू आर फैमिलियर विद, राइट? तो मुझे शो लग रहा है, तो शो से यहां पे क्या बेस्ट लग रहा है, रिफ्लेक्ट, कि नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट. ये एक्यूरेटली शो नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसा वर्ड. तो रिफ्लेक्ट सीम्स गुड, बट आई हैव नॉट सेलेक्टेड इट. मैं इस पे केवल एक मार्क लगा के चलता हूं, राइट? एक और गलती बताता हूं बच्चों की. कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी में, कुछ क्या बहुत सारे बच्चे होते हैं, राइट? जैसे ही फर्स्ट चॉइस मैच होती नजर आई,
टाइम बचाने के लिए या टाइम से पीछे चल रहे थे, इस वजह से आगे की चॉइसेस देखी ही नहीं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, आगे जाके एक बेटर चॉइस मिल जाती है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन वो चॉइस देखने के बाद आपको ये गलत लगना शुरू हो जाएगा। इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, बट इट हैपेंस। तो ऑलवेज क्या करना है, नीचे तक जाना है, लास्ट चॉइस तक आपको एलिमिनेट करना है। वी नेवर फॉलो द रूल ऑफ सिलेक्शन। हमें सेलेक्ट नहीं करना है, राइट आंसर सेलेक्ट नहीं करना है। मेरी पूरी टीचिंग में ये होता है, एलिमिनेशन करनी है। एलिमिनेट द 3 choices एंड यू विल बी लेफ्ट विद द राइट चॉइस, राइट? क्योंकि जब आप सेलेक्ट करना सीखते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 choices बहुत सिमिलर नजर आती है और उसमें कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मेजॉरिटी केसेस में जो रीटेकर है ना, उनकी प्रॉब्लम देखिएगा, वो ये बोलते हैं कि 2 choices में अटक रहा हूं। क्यों? आपने सेलेक्ट करना सीखा है। लेकिन जब आप एलिमिनेट करना सीखेंगे तो 3 choices बहुत इजीली एलिमिनेट होंगी। एलिमिनेट करना सेलेक्ट करने से ज्यादा इजी होता है, ठीक है? तो अब आई सी दैट रिसीव कि मे नॉट एक्यूरेटली रिसीव अर्ली इंपैक्ट्स। नो, रिसीव का मतलब कि हम तो ये बात कर रहे हैं कि शो, कि वो दिखा नहीं रहे कि क्या इंपैक्ट थे, कितने सीवियर थे, राइट? इवेल्युएट नो, मिमिक नो, यहां तक आ गए, ठीक है, ये तो बिल्कुल तीनों आउट है, ठीक है, राइट? आई होप आपको एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि ये वो कैब वाला क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यू आर विद another one. Go for it, guys. यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को। All right, guys. So we got 3 answers. Online वालों के सबके आंसर आ गए. What do you think, Harshita? Confused. C और D में confused है. Okay. तो हर्षिता का आंसर श्योर नहीं है, पर फिर भी लेट्स से इफ यू हैव टू टेक एन एजुकेटेड गेस, सी यू वुड आल्सो गो विद द मेजॉरिटी। सबका आंसर सी आया है। ऑल राइट, 60-40 हो रहा है। ओके, 60 सी पे जा रहा है, 40 डी पे जा रहा है। ऑल राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। हाँ जी, oh you meant D. All right. So in such a case आप ना टाइप ही कर दो, मतलब माइक की जरूरत नहीं है, वहीं पे रीटाइप कर दोगे ना, आई अंडरस्टैंड। क्योंकि इतने टाइम से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मैं कोविड से बहुत पहले से ऑनलाइन ले रहा हूँ, सो आई अंडरस्टैंड कि बच्चे का मतलब क्या है। ठीक है, वैसे भी स्टार मार्क करके हम व्हाट्सएप पे भी तो लिखते ही हैं। राइट, ऑल राइट। सो द क्वेश्चन सेज हैंडेडनेस ए प्रेफरेंशियल यूज ऑफ ईदर द राइट और द लेफ्ट हैंड टिपिकली इज। अब देखो इंग्लिश के अंदर है ना, ये बीच की जो चीज दी जाती है ना, इसको बोलते हैं मॉडिफायर। ये होता है आपको फालतू में कंफ्यूज करने के लिए। एनीवे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज हैंडेडनेस। ऑलराइट, सो माय क्वेश्चन, अगर मैं सेंटेंस देखते हैं, दैट इज हैंडेडनेस टिपिकली इज इजी टू ऑब्जर्व इन ह्यूमंस। ये ह्यूमंस में इजीली ऑब्जर्वेबल है, राइट? ऑब्जर्व, बिकॉज दिस ट्रेट इज प्रेजेंट, दिस ट्रेट इज प्रेजेंट बट लेस ऑब्जर्वेबल। भाई मैं बात ऑब्जर्व की कर रहा हूं, तो आगे भी ऑब्जर्व रिलेटेड ही आएगा ना, राइट? कि बिकॉज दिस ट्रेट इज प्रेजेंट बट लेस ऑब्जर्वेबल इन मेनी अदर एनिमल्स, एनिमल बिहेवियर रिसर्चर्स ऑफ्टन एम्प्लॉय टास्क specifically designed to reveal individual animals' preferences for a certain hand or paw.
वो कुछ ऐसे ऐसे उन्हें टास्क देते हैं जिससे ये पता लगे कि भाई ये राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, क्या है। अब उनमें तो ये भी नहीं पता कि पैरों का भी कोई राइट या लेफ्ट होता है नहीं होता, राइट। राइट, हैंडेडनेस क्या है भाई, हम कोई राइट ही है कोई लेफ्ट ही है, कोई राइट क्रिकेट खेलता है कोई लेफ्ट क्रिकेट खेलता है, आपका एक डोमिनेंट हैंड होता है, क्या एनिमल्स में भी होता है, राइट। वही तो सवाल है हमारा। लेकिन पॉइंट ये है ह्यूमंस में तो ये बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप राइट हैंड से, राइट हैंडेड है, राइट हैंड से लिखते हैं। अब आप एक बताइए, लेट्स से इफ यू हैव ए पेट, वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है? होता उनमें भी है, लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, रिकग्नाइज नहीं होता है, या तो बहुत ध्यान से देखोगे और उनको कुछ टास्क असाइन करोगे तब पता लगेगा, राइट। अब देखो यहां पे अब कंफ्यूजन हो गई है। यूजफुल ऑल्सो फील्स गुड टू मैनी, बहुत सारे लोगों को यूजफुल भी फील होगा। देखो, बिकॉज दिस ट्रेट इज प्रेजेंट बट लेस यूजफुल इन मैनी अदर एनिमल्स। अब ये पता है क्या है, आई हैव सीन इन मैनी अदर क्लासेस या इंस्टीट्यूट पे कि आप आगे पीछे मत ध्यान दो, केवल इतने पे ध्यान देना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेटा अगर केवल इतने पे ध्यान दोगे ना तो आप यूजफुल डाल के क्वेश्चन खराब कर दोगे, गलत कर दोगे, राइट। और अगर केवल इतने पे ही ध्यान देना है तो क्या कॉलेज बोर्ड पागल है, उसने इतना बड़ा सेंटेंस आपको दिया है। कई बार कई केसेस में तो ये 2-3 लाइन और भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो यहां पे डलना है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन नीचे वाले पार्ट से या प्रीवियस पार्ट से भी है। तो हमें एक बार स्किमिंग तो पूरी की पूरी करनी है, पूरा डिटेल में चाहे मत पढ़ो, फटाफट कॉन्टेक्स्ट ले लो क्या है, ठीक है। तो अब देखो कॉन्टेक्स्ट जैसे ही मुझे समझ आया, अच्छा अब इस क्वेश्चन को यूज करने का या यहां पे डालने का मेरा पर्पस क्या है। बहुत सारे केसेस में पूरा क्वेश्चन एक सिंगल वर्ड, सिंगल फ्रेज या सिंगल सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है। यहां पे किस चीज पे डिपेंडेंट है? एक वर्ड पे, ऑब्जर्व पे। हम बात ऑब्जर्व करने की कर रहे हैं, अदरवाइज सेंटेंस में तो यूजफुल बिल्कुल फिट हो रहा है। अगर मैं इस चीज को इग्नोर कर दूं, राइट। इंट्रिगिंग, बिकॉज दिस ट्रेट इज प्रेजेंट बट लेस इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का मतलब फैसिनेटिंग, इंटरेस्टेड, राइट। या फिर सिग्निफिकेंट, कि वो कम सिग्निफिकेंट है, राइट। लेकिन मेरा काम सिग्निफिकेंस से नहीं है। अब इसीलिए मैंने आपको बोला था एक बार ये रीड कर लेना है, इनको छोड़ देना है। यहां पे रीड करके अब मैं लॉजिकल ये देखूंगा कि एसिडी का टेस्ट क्या है। ये टेस्ट का पार्ट 2 है कि वो एक वर्ड पे चीजों को डिपेंड करा देता है। तो मुझे ध्यान रखना है कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वर्ड तो नहीं आया है जिस पे सब कुछ डिपेंडेंट है। तो ये जैसे जैसे आप रीड करोगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो मैं जो जोन बोल रहा था या फॉर्म बोल रहा था, इस फॉर्म में आओगे, ये अपने आप क्लिक हो जाएगा। आप ये बोलोगे यार ये वर्ड तो कुछ भी हो सकता है, इतने सारे वर्ड्स, हाउ वुड आई डू दैट, राइट। बट नो, जब उस फॉर्म में आते हैं तो रीड करते 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 अपने आप क्लिक हो जाता है, चीज़ें यहाँ पे अटकेंगी। ऑब्जर्व, तो आप पीछे इसको रेफर करते हैं। सो ऑब्जर्व का सिनोनियम आपको यहाँ डालना है। व्हाट वुड यू पुट? ईदर ऑब्जर्व और ओके, अब वो तो यहाँ पे है ही। कुछ और? कैन यू टाइप गाइस, अदर्स ऑल्सो, द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मुझे यहाँ पे एक राइट आंसर चाहिए अदर देन, एनीवे इसका राइट आंसर डी है, रिकॉग्नाइजेबल, राइट। हाँ, सी, ओके, सीन, या सीन कुड बी वन। व्हाट डू यू थिंक? आप लोग भी टाइप करिए यहाँ पे, बिकॉज दिस ट्रेट इज प्रेजेंट बट लेस सीन, लेस ऑब्जर्वेबल, लेस रिकॉग्नाइजेबल, राइट। और क्या हो सकता है? कैन यू गिव मी अनदर synonym? Okay, Daksh is typing. Noticeable, very good, perfect. It is less noticeable, right? Or chaliye, now like this, Kriti, you're typing something. Okay, no, fine. तो ऐसे जब आप इसको सीन करेंगे, it is less seen, आपने समझ लिया है क्या आना है, it is less seen या less observable। देन जैसे ही चॉइसेस पे आएंगे आपको पता लग जाएगा ये सीधा आउट है, आउट है, आउट है, ये ठीक है, राइट। ये रियल क्वेश्चन में टॉप पे था आंसर चॉइस, मैंने इसे हटा के लास्ट में लेके आया हूं। अब एसएटी जो है ना, कॉलेज बोर्ड, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं जस्ट स्टूडेंट्स की, एग्जाम टेकर्स की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने में। मुझे इस चॉइस को डी पे रखना है या ए पे या बी पे, इस पे भी बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस चलती है, राइट। बहुत केसेस में एक बहुत ही प्रॉमिसिंग आंसर चॉइस
मैं ए चॉइस में डाल दूंगा जो प्रॉमिसिंग लग रही है लेकिन है नहीं, राइट? क्या होगा बच्चे? ए देखते ही हाँ ये ठीक है, आगे देखना ही नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? इसके पीछे देखते हैं साइकोलॉजी की, ये कितना अटेंटिव है, राइट? सारे फैक्टर्स को स्टूडेंट कंसीडर करता है या नहीं करता है। तो ये एग्जाम में बहुत पैसा खर्च होता है केवल एग्जाम की साइकोलॉजी, स्टूडेंट की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने में। Anyway, I hope it is clear. If you have any question, online students, please ask. If not, then this is another one. All right, do it, guys. All right, I hope it is done. What do you think, guys? D, 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 what do you say? D? All right. So this is pretty easy, right? But आपको ये पता लग गया होगा कि मेन आइडिया क्वेश्चन का मतलब क्या है, राइट? अब ये अगेन बहुत ही इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, वहाँ पे चीज़ें डिफिकल्ट होंगी। मेन आइडिया या इन्फ्रेंस डिड्यूस करना इतना ईजी नहीं होता है, राइट? बट एनीवे लेट्स सी दैट। अब इसमें जैसे बात हो रही है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मुझे बताना है आपको, ये जो टेक्स्ट है ना, ये कहाँ से अडेप्ट किया गया है, पिक किया गया है, ये कई बार खुद से ही 3-4 लाइन का हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमें इसमें टाइम लगाना है, एक स्किम जरूर करना है। कई बार क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो जाता है, मतलब होगा क्वेश्चन इस पे बेस्ड आंसर, लेकिन इस टेक्स्ट के अंदर कहीं लिखा होगा, तो फटाफट स्किमिंग, जैसे F19, ठीक है, बस इतना देखना है। सीक्रेट ऑफ गार्डन कुछ है तो सीक्रेट, यहां से आपको ये अंदाजा हो जाता है नॉवेल है, पोम है या क्या चीज़ है, राइट? तो उससे आपको एक हिंट मिल जाता है। या कई बार क्वेश्चन नीचे बोलता है कि ये नॉवेल है, ये पोम है, तो उस केस में आप सीधा देख सकते हैं कि यहाँ भाई ऊपर क्या लिखा था। नाउ लुक हियर, मैरी रिसेंटली फाउंड एन ओक गार्डन। अब इसने मैरी के बारे में कुछ बता रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टेड थी उसमें, डिग करके ये ब्ला 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 जो भी कुछ है। अब यहाँ पे मेन आइडिया क्या है, राइट? अब देखो मेन आइडिया, अब यहाँ पे आपको प्री थिंक नहीं करना है, राइट? क्योंकि मेन आइडिया आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। फॉरगेट अबाउट दिस। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं मेन आइडिया क्या है, तो राइट, इट कुड बी वेरी मच डिफरेंट, पर मुझे वो पिक करना है जो चॉइसेस में है। तो जब यहां पे अगर मैं प्री थिंक करने लग गया ना, तो मेरा मेन आइडिया जो मेरे दिमाग में आया है और यहां पे बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो इसमें क्या है, टाइम वेस्टेज होगा। आप मे बी एंड में राइट आंसर पिक कर लोगे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। जहां पे क्वेश्चन में मेरे को 1-1.25 मिनट मैक्सिमम मिलता है, वहां पे यू मे एंड अप विद मे बी 2 to 3 minutes और इवन मोर इन सम केसेस इफ द टेक्स्ट इज लॉन्ग, राइट? तो इन सर्च केस फटाफट देखा, अच्छा पहले यहाँ पे मुझे देखना है कि मेन आइडिया क्या आ रहा है। ठीक है भाई, मेन आइडिया की बात हो रही है, मुझे मेन आइडिया पे फोकस रखना है। नीचे चॉइस, मेरी हाइट्स ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं कुछ हाइट नहीं हो रहा है। मेरी इज गेटिंग बोर्ड विद पलिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये कुछ नहीं है। मेरी इज क्लियरिंग द गार्डन, नहीं नहीं भाई ये नहीं है। मेरी फील्स वेरी सेटिस्फाइड, यस। कौन सा, अगर आपको यहाँ पे मैप भी करना है, अब क्यों बोल रहे हो सेटिस्फाइड, कौन सा वर्ड स्पेसिफिकली या फ्रेज इन दिस टेक्स्ट सजेस्ट दैट शी इज वेरी मच सेटिस्फाइड? इफ आई मे आस्क, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लग रहा है कि ये आप, ये चॉइस है ना वेरी सेटिस्फाइड, कौन सी चीज आपको यहां पे बता रही है कि वो बहुत सेटिस्फाइड थी? कोई एक वर्ड है, कोई फ्रेज है या एंटायर सेंटेंस है? इफ यू वुड लाइक टू टाइप, मे बी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक सिंगल वर्ड वगैरह टाइप करोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी। व्हाट डू यू थिंक हर्षिता? प्लीज, यस दिस इज गुड। आपने भी कुछ किया, ओके। तो प्लीज से मुझे पता लग रहा है, राइट? प्लीज वर्ड जो है, प्लीज कोई कब होता है, जो सेटिस्फाइड होता है, राइट? या सेटिस्फाई कब होता है, जो प्लीज्ड होता है। एवरी आर इंस्टेड ऑफ टायरिंग, इससे भी कि वो टायर नहीं हो रही, प्लीज हो रही है। तो कोई चीज में आप टायर कब नहीं होते हैं? व्हेन यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड, एंग्रॉस्ड इन दैट, राइट? एंड यू लाइक दैट, यू आर प्लीज्ड डूइंग दैट। चलिए नेक्स्ट,
All right. Now this is a question of writing part. So यहाँ पे focus किस पे होगा? Grammar पे. Okay? चलिए, let's see this. One, two, three. And G. Four. And they also said D. Okay, let's see. Like other amphibians, the wood frog, blah, blah, blah. I won't read this. The wood frog is unable to generate its own heat. So during periods of sub-freezing temperature, it blah 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 by producing large amount of glucose, a sugar that helps prevent damaging ice from forming blah 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 its cells. तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? एक वर्ड फिट करना है इसमें से. अगेन नाउ पहले मैंने अगर ये देख लिया था, जैसे ही आप इसको फटाफट देखोगे स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस, तो इसका मतलब है सीधा ग्रामर है. तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आगे ये क्या रीड करना है, मुझे फोकस करना है भाई ग्रामर का क्वेश्चन है, ग्रामर पे कुछ आएगा तो मुझे ग्रामर ठीक करनी है इसकी. ऑल राइट, मोस्ट ऑफ यू आंसर डी. जस्ट गिव मी ए हिंट. मुझे बताइए कि व्हाई डू यू थिंक इट सर्वाइव्स. कहाँ से आपको ये हिंट मिल रहा है? हाँ, फिट हो रहा है. ओके, सो इट साउंड्स गुड टू योर ईयर्स, राइट? दिस इज to certain extent a good strategy, but not always. Again, the question is not that difficult. If it turns out to be a hard question, you may falter, right? And it happens. Most of the जो European students हैं या American students हैं, whatever they guess, क्योंकि वो बचपन से ही इस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा घुले मिले हुए हैं, तो उनके गेस भी ठीक जाते हैं. हमारे केस में ना जैसे क्वेश्चन हार्डर होता है, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट. जो आपको कानूनों से सुनने में अच्छा लगता है मोस्टली वो गलत होता है. ठीक लगता है मतलब वो गलत होता है. और जो बिल्कुल खराब लगता है, जैसे सब्जेक्टिव मूड वगैरह आएगा, आपको लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, और वही आंसर मिल जाता है. ठीक है, तो देखो अगर आप टाइम से पीछे चल रहे हो, गैस करना ही करना है तो ठीक है, आपको नहीं आता है तो दैट्स फाइन. बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो कानों पे रिलाई नहीं करना है. यू मस्ट हैव ए रीजन, राइट? प्रेजेंट टेंस. रंजीत एक बार माइक पे आके बेटा बताओ. कैन आई कॉल यू बेटा? आई एज्यूम आप स्कूल स्टूडेंट ही होंगे, राइट? हाँ जी रंजीत बताइए, प्रेजेंट टेंस वेयर डू यू सी इट इज प्रेजेंट? तो यहाँ पे कैसे पता लग रहा है ये? लेकिन प्रेजेंट तो ठीक है, प्रेजेंट में तो देखो. ओके फाइन, मान लेते हैं आपकी बात, प्रेजेंट है. अब लेट्स से कि अगर मेरी चॉइसेस में प्रेजेंट के भी 3 चॉइसेस होती, जिसमें एक इनडेफिनेट है मतलब कि सिंपल प्रेजेंट, एक आपका परफेक्ट टेंस हो जाता है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन हाउ वुड वी डिसाइड? नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में होने ही नहीं वाला है. अगेन टेस्ट ऑफ द एग्जाम. ठीक है, अच्छा मुझे अपने अपने आप लोग अपने टाइप करिए एक बार. आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा? मे बी 1 मिनट, हाफ मिनट, 50 सेकेंड्स, 1 मिनट, 20, 30 सेकेंड्स, वट एवर जो आपका गेस था. एंड व्हाट डू यू थिंक हर्षिता? 30 सेकेंड्स. ऑल राइट, आप लोग भी अपना टाइप करिए फटाफट. हाफ ए मिनट, 30 सेकेंड्स. ओके, दैट्स गुड. दक्ष 30 seconds, fine. What do you think, कृति? वैसे मैंने जब इधर टर्न किया था, आप तीनों के आंसर आए हुए थे, डी आया हुआ था. आई एज्यूम आपको भी 30-40 सेकेंड्स ही लगे होंगे कृति. बट यू मे ऑल्सो टाइप 35 seconds. Okay, that's close to 30-40 seconds, right? Now this question is worth
द टाइम यू स्पेंट रीडिंग, दैट्स इट। अब ये रीड करने में कितना टाइम लगेगा? मे बी 15 सेकेंड्स मैक्सिमम, इतना ही होना है। क्यों? अब मैं टेस्ट बताता हूं एसएटी का। ऐसे क्वेश्चन, एंड सेकेंडली जब हम टाइम से पीछे चल रहे होंगे, ये सिचुएशन आएगी मोस्ट मॉक टेस्ट में तो डेफिनेटली आएगी, बहुत केसेस में रियल एग्जाम में भी आएगी, इसीलिए एसएटी मल्टीपल टाइम्स दिया जाता है, राइट? क्योंकि यू आर फुली प्रिपेयर्ड बट एग्जाम में ब्लंडर कर दिया, टाइम नहीं मैनेज किया। अब सब कुछ आता है पीछे का, लेकिन टाइम ही नहीं है सॉल्व करने का। तो ऐसे केस में देखो इसमें क्या होता है, यहां पे हम अगर टाइम है तो मैं पूरा पढ़ के चलूंगा, राइट? एंड आई विल सी कि हाँ भाई मैं 30-40 सेकेंड्स लगा सकता हूं। बट दे आर सिचुएशंस जहां पे 2 मिनट्स हैं, राइट? एंड यू आर लेफ्ट विद 10 क्वेश्चंस, आती है 10 नहीं होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे, लाइक दिस इट हैपेंस। ऐसे केस में आई वुड जस्ट लुक एट दिस, ग्रामर का क्वेश्चन है ऑड मैन आउट, ठीक है? पास्ट 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 प्रेजेंट, ये एसएटी का टेस्ट है, यही पैटर्न है। मैं केवल इतना ही देखो, मुझे बस ये देखना है ग्रामर का क्वेश्चन है। अब देखो ये चीप ट्रिक है, आई डू नॉट प्रमोट इट, सॉल्व ऐसे नहीं करना है, बट एक बॉटल नेक या एक डेडलॉक बन गया है आपका टाइम और इसके साथ कि भाई, या मतलब आप यू आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम, एंड इफ यू आर मतलब इन ए सिचुएशन, क्रूशियल सिचुएशन लाइक दिस, तो कुछ ना कुछ तो मैं गेस मारूंगा ही ना। उसके लिए हमेशा टीच करके चलता हूँ। 90% केसेस में या इवन मोर ये करेक्ट होता है, ये गेस वर्क करता है। अब मैंने जो आपको ट्रिक बोला था ना, वो ट्रिक में रियल ट्रिक्स भी हैं एंड चीप ट्रिक्स भी है, ये ही प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, अब इस अगर मैं आपको ये बोलूं कि इनमें से ऑड मैन आउट फाइंड आउट करो, एक एक होगा, 3 एक जैसे होंगे, कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड्स, राइट? सो अगेन ये इजी है, सर्टेन केसेस में डिफिकल्ट आएगा आपको, ये 30 सेकंड में नहीं होगा, 1 मिनट लगेगा पूरा पढ़ने में। क्यों? टेक्स्ट ये इतना लंबा होगा, फिर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होगा, राइट? अब इतना बड़ा पढ़ने में, अब लैंग्वेज इसकी सिंपल है, कई बार ये लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होती है, तो ऐसे केस में आपको थोड़ा पार्ट रीड करना पड़ता है। तो 1-1 मिनट, 1.25 मिनट, 2 मिनट तक बच्चा रीड करने में लगा रहता है। बट नो, ऐसे भी आप कर सकते हैं ऐसे सॉल्व। 90% केसेस में गेस ठीक जाएगा, जब आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तब भी इस चीज को देखेंगे। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वन इज ए राइटिंग क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन ग्रामर। मेंशन योर एस्टिमेटेड टाइम ऑल्सो अलॉन्ग विद योर आंसर गाइस, कि कितना टाइम आपको अंदाजन लगा है इसको सॉल्व करने में। हेलो, ओके, हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक अशिता? 1 A, ओके, सो सभी ने ए आंसर किया है। अगेन यू ऑल आर करेक्ट, इज द राइट आंसर, ठीक है? लेकिन मैं मोस्टली जब क्लास में बोलता हूँ ना ये सारा अगेन ऑल ऑफ यू आर, तो बच्चे डर जाते हैं क्योंकि वो रॉन्ग आंसर होता है। बट अगेन क्योंकि अभी बिगिनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी से ही चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, दिस इज पोसेशन, राइट? अब देखो थोड़ा सा ना ग्रामर की डिटेल में जाना पड़ेगा हमें। Why did you not pick any other choice? Okay, let's say if I pick C, what's wrong with C? नहीं, क्यों नहीं होगा? अगेन यहां पे वही बात आ गई कि इट साउंड्स गुड टू योर ईयर्स, राइट? बट व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? नॉट कॉमा, apostrophe. But why do you need apostrophe? Why do you need that? That is my question. Anyone? कृति, रंजीत, दक्ष, आप में से कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? Why not C? Why not any other choice? Why did you pick A?
मतलब व्हाट आई वांट इज हाउ डिड यू एलिमिनेट बी सी डी अदर देन ए अच्छा लग रहा था, ए सही लग रहा है, राइट? कोई रीजन अगर आपके पास? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बी को हम बिल्कुल ऐसे बी को और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि जब भी अपॉस्ट्रोफी एस आता है किसी भी चीज के साथ, जैसे टॉम्स, राइट, तो इसमें चीजें खत्म नहीं होगी। जब भी टॉम्स आएगा इसके बाद एक नाउन आना मैंडेटरी है, इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा, क्योंकि दिस इज अ पोसेशन। ये अपने आप में क्या होता है? दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होता है। वैसे हम इसको बोलते हैं डिटर्मिनर, राइट? ये टाइप ऑफ एडजेक्टिव होता है, डिटर्मिनर होता है, पोसेसिव डिटर्मिनर। ये पोसेशन बताता है इस नाउन पे, नाउन किसका है। जैसे अगर मैं बोलता हूं टॉम्स बाइक, तो किसकी बाइक है? टॉम की बाइक है, राइट? तो ये पोसेशन बताता है। तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद ये खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे तो फिनिश होके बट ब्ला 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 एक नया पार्ट ऑफ सेंटेंस स्टार्ट हो गया। बट का मतलब ट्रांजिशन दे रहा है, ऑपोजिट आ रहेगा, राइट, कॉन्ट्रास्ट आएगा, बट खत्म तो हो गया। तो रंजीत ब्राइटली सेड, बिल्कुल ठीक है कि भैया स्टोरीज अपॉस्ट्रोफी एस पे एंड तो नहीं हो सकता, ये बात पक्का है। तो यस, वी एलिमिनेटेड बी एंड डी। बट मुझे ये बताइए रिमेनिंग चॉइस क्यों नहीं है? जो कौन सी बची? Okay, all right, good. Very good question. Now, people, is it correct or peoples? Peoples होता है या नहीं होता है? कोई वर्ड होता है peoples या नहीं होता है? What do you think, guys? नहीं होता है? Okay. इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, राइट? लेकिन जब मल्टीट्यूड की बात होती है, व्हेन आई से द पीपल ऑफ अलग अलग कंट्रीज, इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, जब मैं इनको इकट्ठा बोलूंगा ना, द पीपल्स, तब ये मल्टीट्यूड में पीपल्स करेक्ट होगा। नॉट, ये बहुत कॉमन सिचुएशन नहीं है, ये एक डिफरेंट डिफिकल्ट, मतलब एक बहुत रेयर सिचुएशन है जब हम ऐसे मेंशन करते हैं, जब मल्टीट्यूड की बात हो रही होती है, राइट? तब पीपल्स करेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यस पीपल, आपने ये चीज भी सही कैच किया कि इसमें सिचुएशन में है ही नहीं, क्योंकि हम जो जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो एक ही ग्रुप के है ना, तो वहां पे पीपल आएगा। जो वो अलग अलग ग्रुप के होंगे तब हम उनको पीपल्स बोल सकते हैं, जैसे मैंने कंट्री वाइज आपको बताया। ऑलराइट, वेरी गुड रंजीत, आपका एक्सप्लेनेशन दोनों पॉइंट के लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नाउ लेट्स सी अनदर वन, करिए इसको। Okay, we got one answer from Daksh. How about Ranjit, Kriti, and Harshita? What do you think? C? All right. Harshita also said C. We are left with Kriti and Ranjit. What do you think, guys? Okay, A and C and D. All right, guys. So let's discuss this one. So पहली चीज तो ये है कि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी SAT का इंग्लिश पार्ट कैसा होता है। बेसिकली डेमो का यही पार्ट होता है, या मोस्टली कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है। मेरा टीचिंग स्टाइल में एक कंपोनेंट अभी मिसिंग है, हम क्लास में फन, थोड़ा मजाक और ज़्यादा होता है, ठीक है, हंसते हंसते ज़्यादा करते हैं। कई बार थोड़ी खिंचाई होती है, वो अलग बात है, जब
होमवर्क वगैरह नहीं हुआ होता है, बट जोक्स बहुत हम करते हुए चलते हैं, राइट? अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी द टीचिंग स्टाइल। एंड ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें मैं ये देखने जा रहा हूं, आई स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन, सो यहां से करेंगे। विच आई बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन अंडरलाइन। अच्छा, अंडरलाइन का मुझे होल सेंटेंस में बताना है, ठीक है। अब मेरे दिमाग में जब जैसे ही मैंने रीड किया तो मेरे दिमाग में ये ऑलरेडी आ चुका है कि मुझे क्या करना है, क्या ढूंढना है, इसीलिए क्वेश्चन प्रॉम्प्ट हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ सम बर्ड स्पीशीज डोंट रेज देयर ओन चिक्स, इंस्टेड अडल्ट फीमेल्स ले एग। अब ये चीज आपको पता भी होगी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हमने बात किया हुआ है, राइट? कोयल जो है, इनफैक्ट आपने 3 इडियट मूवी देखी है, उसकी स्टार्टिंग ही कहां से होती है, ये किसका अंडा है, कोयल बर्ड का, और फिर वो ड्रॉप कर देता है। नो, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, राइट? वही चीज यहां पे डिस्क्राइब्ड है। सो एडल्ट फीमेल्स ले एग्स इन अदर नेस्ट नेक्स्ट टू अनदर बर्ड स्पीशीज ऑन एग्स। अच्छा, एक चीज कोई मुझे बता सकते हैं, एडिशनल क्वेश्चन है, ये इसके बाद एस नहीं लगा हुआ, ये गलत नहीं हो गया? यहां पे ये नहीं होना चाहिए था, स्पीशीज, वाई? किसके बाद? यस, दैट इज, या जो लास्ट में सेंटेंस बोला है दैट इज करेक्ट, कि अगर कोई वर्ड एस पे एंड हो रहा है तो केवल अपोस्ट्रोफी डालेंगे, और एस पे एंड नहीं हो रहा है तो अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाया जाता है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कमेंट देखा था, कृति सेड टू शो पोसेशन वी यूज अपोस्ट्रोफी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या हमेशा अपोस्ट्रोफी होती है पोसेशन के लिए? नो। अगेन, जैसे मैंने वो रीड किया इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं आपको वो भी बता ही देता हूं, या मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, राइट? जैसे लेट्स से इफ आई से माई हाउस, क्या यहां पे हाउस पे पोसेशन है, राइट? हुज हाउस, रेदर देन माई हाउस आई से राम्स हाउस, राम्स हाउस, हुज हाउस, राम्स हाउस। यहां पे हुज हाउस, माई हाउस, राइट? पोसेशन यहां पे भी है, माई की जगह हिज हाउस, हर हाउस, देयर हाउस, ये सारे पोसेशन है। तो जो कृति आपने बोला है बिल्कुल ठीक है, उसमें एडिशन है कि हमेशा अपोस्ट्रोफी से एंड होगा तभी पोसेशन आएगा। नो, बिना उसके भी पोसेशन आ सकते हैं, जैसे मैंने कुछ वर्ड्स बताए। क्या माई प्रोनाउन होता है? व्हाट डू यू थिंक? मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे सोचते हैं माई प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है, हिज प्रोनाउन है, राइट? ये कोई भी प्रोनाउन नहीं है, दीज आर एडजेक्टिव्स। वी आर गोइंग, ये सारा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जब हम क्लासेस करेंगे ना। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, आप लोगों ने ना एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन ये बचपन से किए हैं, प्राइमरी क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं, क्लास स्टार्ट क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट बना देते हैं, बट 12th ग्रेड में। इनफैक्ट जो मैंने जीमेट बोला है, टॉट जीमेट, जीआरई एंड ऑल, तो उसमें कॉर्पोरेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, 5, 6, 7 साल आईटी इंडस्ट्री में या किसी और कॉर्पोरेट में वर्क किया हुआ है, एंड दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। और अगर मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, हो सकता है आप लोगों में से भी कंफ्यूज हो जाएं, राइट? डेफिनेशंस पता होंगी बट एप्लीकेशन में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसीलिए जो हम स्टार्ट करते हैं ना, वो बिल्कुल बेसिक से ही करना पड़ता है। मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ आपको बिल्कुल ग्रामर नहीं आती है, क्योंकि उसके बाद राइटिंग में और मैथ्स में हमारा 100% करेक्ट होना चाहिए, उस लेवल पे मैं ले आऊंगा। रीडिंग, यस, वो मैं गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आप कितनी प्रैक्टिस करते हो या आपकी कितनी रीडिंग हैबिट रही है अभी तक, उस पर डिपेंडेंट होगा। जैसे एक वोकैब आ गया, अब मैं या तो वोकैब आपको रटने के लिए दे दूं 2000 वर्ड्स, विच इज नॉट ए गुड स्ट्रैटेजी। इतना टाइम वेस्ट नहीं करा सकता मैं 2 क्वेश्चन के लिए, 1 क्वेश्चन के लिए, राइट? या फिर अगर किसी स्टूडेंट की रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है तो उसकी ऑटोमेटिकली वोकैब भी बहुत अच्छी होगी, राइट? क्योंकि इतना पढ़ता है, उसे गेस वर्क लगाना आता है, राइट? तो उन चीजों पे डिपेंडेंट होता है रीडिंग, बट कुछ हद तक रीडिंग हम अपने रूल्स वाइज भी कवर करेंगे। तो वेरी गुड कृति, योर आंसर वाज एब्सोल्युटली करेक्ट जो आपने बोला था पोसेशन, एंड रंजीत आल्सो सेड समथिंग अबाउट दिस स्पीशीज के बारे में, दिस इज आल्सो करेक्ट। नाउ फीमेल कुकूज have been seen quickly laying eggs in the nest of other bird species when those birds are out looking for food. अब देखो कितनी नाइंसाफी है इन बर्ड्स के साथ, बेचारे जॉब पे गए हैं 9 to 5 और पीछे से कोई आया अपना बच्चा उनके घर रख गया है, और दूर से बैठ के अब देखता रहेगा कि मेरे बच्चों को ये पालता रहेगा,
राइट? बहुत गलत नहीं है? नेचर कैसे है, कैसे कैसे काम करता है नेचर, राइट? हम ह्यूमंस को इतना ब्लेम करते हैं, बट नेचर का भी कमाल देखो यार. After the eggs hatch, the non-cuckoo parents will typically raise the cuckoo chicks as if they were their own offspring. Even if cuckoos look very different from the other chicks. बड़े होने के बाद भी, राइट, वो वैसे नहीं दिखते हैं, पर क्यों? अब वो कनेक्शन बन गया है, राइट? आपका जैसे एक पेट के साथ, मैंने कितने लोग देखे हैं, पेट को कुछ हल्का सा भी हो जाता है ना, ऐसा लगता है उनके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो गया है, राइट? पर वो पेट बच्चा तो नहीं है, लेकिन आपने उसे रेज किया है इतने टाइम, इमोशनल अटैचमेंट हो गया है. सेम हैपन विद दोस बर्ड्स आल्सो, राइट? नाउ which choice best describe? Female cuckoo have been seen quickly laying eggs in the nest of blah blah blah. Now what do I do? क्या मुझे प्री थिंक करना है? नो, बिकॉज सब कुछ डिपेंडेंट है चॉइसेस पे कि किस टाइप की चॉइस प्रोवाइड की गई है. मैंने कुछ सोच लिया, वो ऐसी चॉइस ही नहीं मिलेगी, तो मेरे सोचने का कोई फायदा नहीं है. आई वुड एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम. चलो, इट इंट्रोड्यूसेस, ये लाइन, it introduces a physical feature of female cuckoo that is described later in the text. क्या हम यहाँ पे कुकू के फिजिकल फीचर की बात कर रहे हैं कि वो कैसी दिखती है अपीयरेंस वाइज, या कोई बीक के बारे में कि वो बीक का क्या काम है एंड ऑल? नो, राइट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल फीचर हियर. सो अगर आपका किसी एक का आंसर ए भी था, अभी के लिए मैं इसे पूरा रिजेक्ट नहीं करता हूं, एंड तक जाते हैं. लेट्स सी. अच्छा, एक और चीज, we do not find out the right answer. We do not find out the right answer. We find out the best answer. ये ध्यान रखना. Maybe the right answer is beyond the scope of these 4 choices. आपको लगे यार इससे बेटर तो मैं जो बोल रहा हूं वो है, और वो हो भी सकता है, बट मुझे 4 चॉइसेस दी गई हैं, इनमें से बेस्ट कौन है मुझे वो ढूंढना है. कई बार है ना, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसलिए स्टूडेंट ये नहीं देखते हैं, या कई बार सोचते हैं ये भी ठीक है ये भी ठीक है. नो, बेस्ट कौन सा है वो देखो. सेकंड, इट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ कुकू नेस्ट. पहले कुकू की अपीयरेंस के बारे में बोल रहा था, फिजिकल फीचर. अब कुकू के नेस्ट की अपीयरेंस के बारे में बात हो रही है, जो पहले मेंशन हुआ. नो, फीमेल कुकूज हैव बीन सीन क्विकली लेइंग एग्स इन द. इसमें नेस्ट की अपीयरेंस की बात ही नहीं हो रही है, ना कुकू के फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है. इट ऑफर्स a detail about how female cuckoos carry out the behavior discussed in the text. इस टेक्स्ट में कुकू का बिहेवियर जो है उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है. इज इट लाइक दिस? फीमेल कुकूज हैव बीन सीन क्विकली लेइंग एग्स इन द नेस्ट ऑफ. क्या उसका बिहेवियर है? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर. इट इज. इसीलिए ये मेरा प्रॉमिसिंग आंसर है. आई हैव नॉट सेलेक्टेड इट येट, राइट? सी पे टिक मार के आगे नहीं भागना है. पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने बोला था वहां तो इजी था, आपको पता लग जाएगा ए में. यहां कंफ्यूजन हो सकती है, राइट? क्योंकि ये मस्ट बी ट्रू या मेन आइडिया या अंडरलाइन वाला पार्ट, इनमें दिक्कत हो जाती है. नाउ इट एक्सप्लेन्स हाउ अदर बर्ड्स रिएक्ट टू द फीमेल कुकू बिहेवियर डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट. कि दूसरे बर्ड फीमेल कुकू के बिहेवियर पे कैसे रिएक्ट करते हैं. इज इट लाइक दिस? क्या दूसरे बर्ड के रिएक्शन की बात हो रही है इस लाइन में? नो, इस लाइन में क्या बात हो रही है? फीमेल कुकू का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बिहेव करती है कि वो अपने एग्स को वहां पे ले कर देती है, राइट? तो सी इज द राइट आंसर. तो आई होप कृति, यस, डी आपने किया था, बाद में सी किया, दैट्स करेक्ट. एंड रंजीत, आई ऑल्सो होप दैट यू ऑल्सो गॉट दिस पॉइंट, राइट? कि सी क्यों करेक्ट है, ए, बी एंड डी को कैसे एलिमिनेट करना है. इज इट करेक्ट? गिव मी thumbs up if yes. If you understood, give me a thumbs up and then we are going to jump to. All right. चलो, सबने दे दिया है, कोई बात नहीं. I specifically wanted रंजीत का जो आंसर था ए और डी, सी में कंफ्यूजन. आई होप ए को क्यों हमने एलिमिनेट किया वो समझ आ गया होगा, राइट? चलिए, नाउ लेट्स जंप टू दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन देखो, अब है ना, एक बात बताता हूँ. आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, फ्रॉम यूएस, कैनेडा. तो उनका है ना इंग्लिश तो ऑब्वियसली उनकी नेटिव है, तो ऐसे सॉल्व कर देते हैं. बट जहाँ पे लॉजिक होता है वहाँ पे वो भी फंसते हैं. बट मैथ्स में इतने वीक होते हैं, बहुत केसेस में, मतलब कुछ बहुत अच्छे भी होंगे, लेकिन आई हैव सीन, मतलब मेरे को है ना, मैंने अपनी हंसी कंट्रोल की माइक पे, क्योंकि हर बार मैं ना ये ऐसे फेस विजिबल करके नहीं होता है. कई बार हमारा डॉक्यूमेंट होता है अपलोडेड और मैं नहीं दिखता हूँ, अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ. आई हैव सीन पीपल
12th ग्रेड की बात कर रहा हूं बच्चे, ठीक है। 12th ग्रेड का बच्चा इसे कैसे सॉल्व करेगा? 1 + 2 3, 2 + 3 5। मुझे अपनी हंसी रोकनी पड़ी थी, और ये एक बार नहीं, सेम चीज मल्टीपल टाइम्स हुई है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, मतलब वो एलसीएम वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो हम अपना 5th या 6th ग्रेड में बच्चों को सिखाते हैं, राइट। तो इतना वीक होता है। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन बहुत मतलब वीक, या बहुत अपनी क्रूड लैंग्वेज बोलूँ तो फुद्दू सा क्वेश्चन लगेगा, बट ऐसा आता है। जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल आएगा उसमें ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ऑलराइट, चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट इज द आंसर? राइट, बहुत इजी है। यस, ऑल ऑफ यू आंसर्ड इट करेक्टली। 3 more than 8 times a number x is equal to 83। 3 more than 8 times number x, 8 times number x से 3 ज्यादा is equal to 83, राइट। सिंपल। तो डी इज द राइट आंसर। बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में भी अगर देखा जाए तो टेस्ट क्या कर रहा है? वो टेस्ट कर रहा है कि क्या आप वर्ड प्रॉब्लम को, लिखित टेक्स्ट को, रिटन टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हो इनटू मैथमेटिक्स और इक्वेशंस, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो यही टेस्टिंग होगी। अब यहां पे बहुत इजी है, कई बार यही चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। अभी थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा नजर आएगा कि हाँ, इसका फोकस टेक्स्ट पे है। हमारा जो मैंने शुरू में बोला था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फोकस मैथमेटिक्स पे, कोर मैथ पे होता है, स्किल पे, कैलकुलेशंस या फॉर्मूला, ट्रिक्स, वो अलग है। इसका फोकस होगा टेक्स्ट पे, कि टेक्स्ट बहुत बड़ा बड़ा होगा, उसको अंडरस्टैंड करना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर यू विल फाइंड इट मोर एविडेंट। ऑलराइट, डू दिस वन। Anji, what do you think? Harshita? A. And there we got Daksh is there, Ranjit and Kriti. What do you think? What is your answer? I couldn't see your answer in the chat. A or D? All right. Now, देखो, again, this question is very easy. ये डिफरेंस बस यहाँ पे क्या है, अगर आपको टाइम लगा है या कंफ्यूजन है ए या डी में, या फिर गलत हुआ है, द ओनली थिंग इज वी हैव नेवर फोकस्ड आवर प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चंस लाइक दीज, राइट। कुछ भी नहीं है, हमने टेक्स्ट पे कि टेक्स्ट ट्रांसलेट कैसा होता है, ये हमारे सीबीएसई में नहीं होता है, तो हमने ये नहीं किया है। बस इसी को अलाइन करना है। ये बहुत थोड़े से टाइम में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इसमें।
right? All right. Now, Hannah deposited a fixed amount into her bank account each month. The function this ft is equal to 100 plus 25t gives the amount in dollars in Hannah's bank account after t months deposits. What is the best interpretation of 25 in this context? ये 25 जो है, this is my function, इस function में 25 क्या represent कर रहा है? t टाइम है, मंथ. ओके, नाउ अगर इस फंक्शन को मुझे अंडरस्टैंड करना है तो क्या है ये? जब मैंने कोई भी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, 0 मंथ हुआ था, इसका मतलब क्या है? मेरे बैंक अकाउंट में $100 है, राइट? $100 है, मतलब मैं स्टार्टिंग 100 से कर रहा हूं. 100 पहले से थे, फिर फर्स्ट मंथ में कितने आए? जब मंथ 1 कंप्लीट हो गया, t बिकम्स 1, नाउ 100 प्लस 25, राइट? अगर आपको कभी ऐसे कंफ्यूजन हो ना, 2-3 लिख के देख लो एंड सी द पैटर्न, उससे फिर लैंग्वेज आपको इजी हो जाएगा. ओके, t1 हुआ तो 25. जब नेक्स्ट मंथ आया, इस सेकेंड मंथ, तो क्या होगा? t बिकम्स 2 एंड इट बिकम्स 25 टाइम्स 2, राइट? अब 2 हो गया मतलब 50. नेक्स्ट क्या होगा? 100 प्लस 25 टाइम्स 3 एंड सो ऑन, राइट? तो क्या हो रहा है? हर मंथ में 25 ऐड होते जा रहे हैं, राइट? हर मंथ में $25 ऐड होते जा रहे हैं, यही तो हो रहा है. नाउ लुक एट द चॉइसेस. With each monthly deposit, the amount in Hannah's bank account increased by $25, right? Yes, seems promising. Before Hannah made any monthly deposit, the amount in her bank account was $25. क्या शुरू में 25 था? कितना था? कितना था हर्षिता? 100. इनिशियली तो 100 था, 25 नहीं था. So this statement is not correct. Next, after 1 monthly deposit, the amount in Hannah's bank account was $25. Is it true? No. Why? नींद आ रही है? अच्छा, ओके ओके, चलो इसको थोड़ा पीछे बिठाया करेंगे आपको नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड, ठीक है? 100 प्लस 25 से स्टार्ट हो रहा था. सो टोटल आफ्टर 1 मंथ डिपॉजिट, टोटल अमाउंट शुड बी 125, नॉट 25. एंड डी Hannah मेड ए टोटल ऑफ 25 मंथली डिपॉजिट. नो, ये 25 ये नहीं बता रहा है. टी वुड डिफाइन कि टी की वैल्यू बताएगी कि कितने मंथ्स तक उसने डिपॉजिट किया, राइट? सो फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट. आई होप इट इज क्लियर. कृति, इज इट क्लियर? गिव मी थम्स अप और टाइप वाई और यस इन द चैट. Why D is not the right answer? Because 25 doesn't represent the number of months. The number of months is represented by T, which is a variable, which is not given, right? All right. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, एलिमिनेशन वाला. हाँ यस, जो मैथ्स में मोस्ट ऑफ द टाइम, भाई मैथ्स तो मैथ्स है, राइट? जो आपने बोला है बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में है ना, जैसे टेक्स्ट फॉर्म में चीजें होंगी ना, वहां पे कंफ्यूजन होगा. जहां पे अब आपको देखना है, अब जैसे आगे कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें वैल्यूज होंगी या वेरिएबल होगा, इक्वेशन होगी, तो वहां पे तो जो मैथ्स होता है वही होगा. लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में ही चॉइसेस भी वर्ड फॉर्म में ही होंगी, लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर्म में. तो वहां पे मुझे एलिमिनेशन पे फोकस करना पड़ता है. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो होते हैं मस्ट बी ट्रू टाइप, कि कौन सी क्वेश्चन, कौन सी चॉइस मस्ट बी ट्रू होगी. या कुछ क्वेश्चन होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस कुड बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू, कुड बी ट्रू. अब यहां पे मैं एलिमिनेशन का ही मेथड यूज करूंगा. तो ये पूरे के पूरे मैथमेटिक्स सेक्शन में नहीं लगेगा, बट स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पे मुझे अपनी स्ट्रेटजी रखनी है कि एलिमिनेशन इज ऑलवेज बेटर. आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट? ऑल राइट, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. सिमिलर क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है. हेलो,
All right, I think this is an easy question. What do you think, Harshita? अभी क्या है आपके पास, टीम क्या है आपकी? कॉमर्स विद मैथ्स, ओके। आई थिंक देखो ऐसा नहीं है, जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आप बोलोगे यार ये क्या कर दिया, इतना इजी था। ठीक है, होता है कई बार चीज़ें इतना जो सामने रखा हुआ वो नहीं दिखता है, राइट? आप कई बार जाते हैं वार्डरोब में, सामने ही बेल्ट रखी है लेकिन वो बेल्ट के अलावा सब दिख रहा है तो अभी आपको विजिबल हो जाएगा। एनीवे, सो नाउ लुक हियर, राइट ट्रायंगल्स पी क्यू आर एस टी यू आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स? Any two triangles who have minimum two corresponding angles equal, साइज में नहीं, एंगल इक्वल होना चाहिए, वो साइज में सेम नहीं होनी चाहिए। साइज भी सेम होता है तब हम उन्हें कॉन्करेंट बोलते हैं। तो कॉन्करेंट का इतना लेना देना एसआईटी में है नहीं, बट सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर ट्रायंगल्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई पी क्यू आर और ये एस टी दोनों सिमिलर हैं, वे पी कॉरेस्पॉन्ड्स टू एस, पी कॉरेस्पॉन्ड, पी मतलब पी और एस। ठीक है, अनदर थिंग, आर इज गिवन यू के इक्वल, क्यों? दोनों 90 है, राइट ट्रायंगल्स हैं, तो ये इक्वल हो गया। इट मीन्स आई कैन कंक्लूड दैट क्यू कॉरेस्पॉन्ड्स टू टी विच आर ऑल्सो सिमिलर और सेम, ये दोनों भी सेम है, राइट? गॉट इट नाउ, विजिबल हो गया ठीक है। इफ द मेजर ऑफ एंगल क्यू इज 18, अगर क्यू 18 है, इफ दिस इज 18, तो व्हाट इज, हाउ मच इज दिस गाय, राइट? नाउ जितना पी होगा उतना एस होगा, सो बेसिकली आई हैव टू फाइंड आउट पी, राइट? तो 90 प्लस 18 108, 180 में से 108 सब्ट्रैक्ट किया, विल गेट 72, राइट? अब इस केस में ये आपको एलिमिनेशन की जरूरत नहीं है, जो आपने बोला था यहाँ पे सिंपल वैल्यू है, आई विल गो विद दैट, राइट? पर जहां पे टेक्स्ट होगा आई विल बी मोर केयरफुल। तो बेल्ट सामने रखी थी, नहीं नजर आई कोई बात नहीं। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू दिस वन। Alright guys, I think you're done, right? Harshita, what do you think? What is your answer? A, okay. Ranjit said C. And how about Daksh and Kriti? Guys, you also try typing your answer. Most of the cases में ना मैं सबके responses लेके ही चलता हूँ, so I'll have fair idea about your level, your understanding and my understanding about your understanding, right? तो वो सारा मुझे एक आइडिया हो जाता है स्टूडेंट कहाँ लाई कर रहा है, मुझे कुछ फीडबैक देना है या पेरेंट्स को देना है, तो मेरे पास एक डेटा बन जाता है उससे। Anything, yeah. C, okay. So, Ranjit, could you explain why did you or how did you arrive to C? वेट, क्या थोड़ा सा स्लो बताइए, बहुत फास्ट बता दिया आपने। इंटरसेप्ट देखे हमने, ठीक है, कौन से इंटरसेप्ट? हाँ हाँ हाँ, एक्स का वैल्यू अगर -8 है तो वाई का 0 हो गया। हाँ हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है। ओके, आपने सब्स्टिट्यूट मतलब यू आपने प्लग एंड प्ले वाला किया है, जैसे यू पुट सम वैल्यूज, ठीक है।
But how do you know slope is -1? Okay. All right. All right. All right. And correct. And then -1 हो गया, and -8 कहाँ से आया? ओके, सो y इक्वल्स टू mx प्लस c, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक लग रहा है. चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड. एनीवन एल्स हु वांट्स टू एक्सप्लेन? अगर आपकी खुद की इच्छा है कि आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कैन टेल. ये नहीं होगा? ओके, ऑल राइट. सो देखिए, जो अभी रंजीत जी ने बोला है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ? अब देखो, ग्राफ को देखते ही इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. आपको अगर कुछ प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा, तो आपको कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं दिमाग में बिल्कुल सेट हुई पड़ी रहेंगी. और जैसे हम है ना, अलग अलग स्ट्रेट लाइन की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, उसमें भी मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म फॉर एसईटी. वाई इज इक्वल टू mx प्लस बी या सी, वट एवर, बी लेते हो, सी कॉन्स्टेंट लेते हैं, राइट. ये फॉर्म मेजॉरिटी केसेस में काम करती है, राइट. अब इसमें क्या है, इस फॉर्म के अंदर बी क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट, कि जो भी मेरी लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है. तो ये जैसे लाइन है, ये वाई एक्सिस को -8 पे कट कर रही है, तो इसका ना सीधा सीधा बी की वैल्यू हो गई -8. तो मेरी मॉडिफाइड इक्वेशन होगी वाई इक्वल्स टू mx -8. Now I am left with only one variable which is m, which is the slope of the line, right? अब slope क्या होगा? एक चीज कि लेफ्ट में अगर लाइन ऊपर से, लेफ्ट में ऊपर से राइट में नीचे आ रही है, या फिर अगर मैं डिफाइन करूं कि हॉरिजॉन्टल से ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है 90 डिग्री से ज्यादा, तो स्लोप नेगेटिव होता है. ये कुछ याद रखने के तरीके हैं, कई बार कंफ्यूजन होती है, बच्चों को नहीं होता है, तो हम ऐसे याद रखते हैं कि ऊपर से नीचे लेफ्ट में या फिर ऑब्ट्यूस एंगल, तो ना स्लोप नेगेटिव. तो भाई नेगेटिव स्लोप चाहिए मुझे, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो दो तो मैं एलिमिनेट कर ही सकता हूँ. इट डिपेंड्स अपॉन आपके पास टाइम कितना है या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ठीक है. कुछ केसेस में क्या होता है, ये -8 की जगह एक चॉइस में -8 के अलावा कुछ और हो गया, तो थर्ड चॉइस भी हट गई, राइट. तो मुझे कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, जस्ट ये तरीके देख के कि ये एसईटी का पैटर्न ऐसा ही है, मैं कुछ गेस वर्क करके इस क्वेश्चन को अगेन 20 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकता हूं. टाइम इज क्रूशियल फैक्टर है, इट इज रेस अगेंस्ट टाइम. आपको लगेगा ये सारी चीजें इजी है, नो. व्हेन यू टेक, आप है ना, एक ब्लू बुक सॉफ्टवेयर है जो रियल एग्जाम को रेप्लिकेट करता है, उस टेस्ट को दोगे, देन यू गेट टू नो कि आपको मैथ्स में क्या 800 आउट ऑफ 800 आ रहा है. मेजॉरिटी 600 के आसपास होते हैं बच्चे शुरू में, 600 या अंडर 600, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस या प्रिपरेशन से हो जाते हैं. तो अब एक चीज ये हो गई कि भाई मेरा इक्वेशन ये हो गई. अब m कितना है, नेगेटिव होना चाहिए. अब नेगेटिव में -2 या -1, देखो यहां पे -8 पे है, इधर भी -8 पे है, राइट. या इसके अलावा मैं आपको एक लाइन दिखाता हूं. लेट्स से अगर मेरी एक लाइन होती है, यहां से चली 2 4 8 नहीं बन रही है, ये लाइन है. जब 1 पे थी तो यहां पे भी 1 पे था लाइन, ये कोऑर्डिनेट अगर देखते हैं. जब मैं 2 पे गया तो हाँ जी 2 पे है, 4 पे 4 पे, 6 पे 6 पे, 8 पे 8 पे. तो अब इसमें से मैं कोई भी एक ही ले लेता हूँ, लेट्स से 8 वाला. अब ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट. ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसकी हाइट कितनी है 8, इसकी बेस जो है ये कितना है, ये भी 8, और ये एक राइट एंगल है. क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है. तो किस टाइप का ट्रायंगल है ये? नहीं, राइट तो है, राइट के साथ साथ आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, बोथ द आर्म्स आर सेम, राइट. तो ये जो एंगल्स हैं कितने बनेंगे, 45, राइट. तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया. मैं जब क्लासेस में मैंने एक ये रिजल्ट बना दिया, ठीक है. बच्चों को जब हमने समझ लिए, मैंने उन्हें समझा दिया, तो क्लास में कैसा होता है, ये एक रिजल्ट बना दिया कि जो लाइन ऐसे इक्वल बराबर बराबर होती जाएगी वो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, या 45 डिग्री का एंगल बनाएगी तो क्या होगा, उसका स्लोप 1 होगा. अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है राइज इज टू रन, कि ये जो हाइट बनी है मेरी और ये इनका रेशो. मतलब अगर मैं चले इफ आई से हाइट और विड्थ, अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, तो स्लोप क्या होता है मेरा, स्लोप जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हाइट मतलब वर्टिकल पार्ट डिवाइडेड बाय
हॉरिजॉन्टल पार्ट इस ट्रायंगल में। अब ये ट्रायंगल चाहे इतना बड़ा बनाओ या इतना बड़ा बनाओ या इतना सा लो, ये हमेशा सेम ही आएगा क्योंकि स्लोप सेम ही होगा, क्योंकि एंगल जितना होगा वही तो है लाइन का एंगल, राइट। तो ये जो रेशियो होती है ना मैथमेटिकली, इस रेशियो को ही स्लोप बोला जाता है। तो अब ये रेशियो इस केस में कितनी होगी भैया, दोनों इक्वल है, कितनी होगी रेशियो 1, राइट। जितना भी होगा 4 4 8 8 10 10 1 ही आना है, स्लोप 1, राइट। अब ये मैंने देख लिया कि जब भी ऐसा होता है 2 पे 2 है, 4 पे 4 है तो 1 है। अब मैं इसको यहां ना ले जाके उल्टे साइड से ले आऊं तो क्या होगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा पर रेशियो तो 1/1 ही आएगी, राइट। वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब साइन नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू लेकिन 1 ही आएगी। तो वही चीज यहां पे हो रही है कि भाई ये 2 2 से अगर लाइन गुजर रही होती, या 4 4 से लाइन गुजर रही होती, या 6 6 से 8 8 से, क्योंकि ये जो रेशियो निकल के आएगी ये तो सेम ही होनी है, राइट। तो जैसे ही आप ऐसे देखो उससे भी अंदाजा लगा सकते हो। अब देखो एक और चीज, तो ये कितना हो गया, बेसिकली 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 कौन सा है, ये वाला, तो सी एनीवे राइट आंसर है। बट लेट्स से अगर ये होता 4 यहां पे होता और 8 से जा रही होती, तो स्लोप नेगेटिव है, राइट। और रेशियो कैसा हो जाएगा, मेरे 2 पे ये 4 जा रही है, 4 पे 8 जा रही है, 6 पे 12 जा रही है 1:2। हाँ जी, आप लोग भी बताइए ऑनलाइन कि लेट्स से अगर ये 4 से लाइन 8 पे से जा रही होती अगर, तो मेरा रेशो क्या, ये रेशो कैसा बनता -2 स्लोप, राइट। इट्स नॉट गोइंग टू बी हाफ, इट्स गोइंग टू बी 2। क्यों, स्लोप होता है राइज, मतलब वर्टिकल पार्ट बाय हॉरिजॉन्टल पार्ट। इसमें वर्टिकल पार्ट कौन सा है, ये वाला, हॉरिजॉन्टल कौन सा है, ये वाला। तो माइनस, मतलब माइनस को हटा देते हैं, 8 और 4 का रेशो 2, क्योंकि लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो साइन वुड बी -2। तो अब ऐसे सीधा मैं देख के ही अंदाजे लगा के, मतलब मुझे सॉल्व नहीं करना है, आई डू सम गेस वर्क, ये किसके आसपास हो सकता है, मुझे लग रहा है 2 के आसपास होगा। अब एक ने स्लोप 5 दे दिया, एक ने 7 दे दिया, एक ने पॉजिटिव का कुछ दे दिया, तो व्हाट डू आई डू, यहां पे सीधा एलिमिनेशन। नाउ रंजीत जी, व्हाट डू वी डू हियर, एलिमिनेशन। ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन काम आता है, यू डोंट नीड टू डू द एंटायर कैलकुलेशन या एंटायर मैथ, ठीक है। All right, चलिए let's see another one. I think this is also going to be easy. जिस हिसाब से मुझे लग रहा है आप लोगों का लेवल है, ये आपके लिए should be piece of cake. All right. What do you think, guys? We got 2 answers. You said B. Okay. Kriti also said B. ठीक है. Now look at the question. अब this question again absolutely easy. ठीक है. But this is how the SAT is. ये easy वाला part में ऐसे ही रहेंगे. A right triangle has the sides of these. What is the area of the triangle? Right angle है और राइट ट्रायंगल एंड दीज आर द साइड्स। अब इसमें से मुझे केवल ये डिफाइन देखना है कि हाइपोटेन्यूज क्या है। तो कैसे देखेंगे, ये 80 का है तो मैं इसको सीधा 2 से स्क्वायर करके 4 2 8 √8 आ गया, राइट। फिर इसका कितना 36 एंड 2 72 आ गया, सबसे बड़ा मतलब ये है, राइट। तो ये मेरी दोनों आर्म्स वगैरह है, हाफ इंटू दिस, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 बन गया, 6 इंटू 2 12, राइट। आई होप आपने भी ऐसे ही किया है, ऐसे ही होना है। बट एक दिखाने के लिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, दिस इज अनदर सैम्पल 1। अब एक टाइम के बाद लेट्स से थोड़ा सा अगर मैं डिफिकल्ट डालना होगा, मैं आई ट्राई टू क्रिएट ए क्वेश्चन एंड देन सी।
ओके, नाउ लेट्स डू दिस वन. अच्छा, ऐसे ये मैथ्स में ना सारे क्वेश्चन आपके चॉइस बेस्ड नहीं होते हैं, 4 चॉइसेस नहीं होती, ये इनपुट वाले क्वेश्चन होते हैं. इसमें क्या है, एक बॉक्स बना होगा और आपको अपनी वैल्यू टाइप करनी होगी. आप सेंटर पे जाएंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह पे एग्जाम होगा तो वहां पे कीबोर्ड वगैरह होगा, उससे टाइप करेंगे. लैपटॉप आप अपना भी ले जा सकते हैं. अगर अपना नहीं ले जाना चाहते तो आप कॉलेज बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे 30 डेज अर्लियर बिफोर द एग्जाम, और उसका कुछ चार्जेस वगैरह भी देना होगा शायद, आई थिंक. चलिए लेट्स सी दिस. ये आप जैसे आपने तो मना किया था, आपको मॉड्यूलस नहीं पता है बॉक्सेस, राइट? ठीक है, बट अदर्स ट्राई करिए इसको, इफ यू कैन टेल मी. हाँ, ओके. ये 10th में नहीं था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये नहीं था स्लोप वगैरह? ओके ओके ओके, ऑल राइट. चलो एनीवे वी आर गोइंग टू डू, वो सारा बेसिक से ही स्टार्ट करना है हमें. We got an answer from Ranjit. Fine. Okay. Yeah, we will wind up. I think this is last or second last question. इसके बाद खत्म ही हो जाना है. फिर थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक 6 o'clock तक हम वाइंड अप कर देंगे. 2 घंटे की थी. ओके, दक्ष सेड 15, दैट्स फाइन. चलिए नाउ अब देखिए क्या है, मॉड्यूलस है. अब अगेन मॉड्यूलस को मैं अभी बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करता हूँ क्या होता है, बट एक फंक्शन होता है. और फंक्शन क्या होता है? बेसिकली फंक्शन एक मशीन होती है जिसमें आप कुछ इनपुट देते हैं, ये उसको प्रोसेस करता है एंड फिर ये आउटपुट दे देता है. ये फंक्शन का काम होता है, राइट? जैसे रूट जो है, स्क्वायर रूट या एनी रूट, nth रूट, ये फंक्शन होता है. ठीक है, तो अभी ये एक फंक्शन है जिसमें मैंने कुछ वैल्यू डाली तो मेरे पास कुछ आउटपुट आएगा. अब ये फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन होता है, अगर मैं इस मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी वैल्यू डालूंगा, राइट, एक्स की कोई भी वैल्यू जैसे 3, तो इसकी वैल्यू आंसर आएगा, जो आउटपुट होगा पॉजिटिव 3. अब मैंने पॉजिटिव डाला तो पॉजिटिव ही आएगा, बट मैंने अगर नेगेटिव डाला तब भी ये पॉजिटिव 3 ही देगा. ये फंक्शन है. ठीक है, ओके, ठीक है. नाउ व्हाट इज वन पॉसिबल सोल्यूशन? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं सीधा सोल्यूशन बता रहा हूँ, इसको बहुत डिटेल में नहीं बताता हूँ. जब हम फंक्शन ये मॉड्यूलस हटाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम कुछ पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, वो कंसीडर करते हैं. या तो x-5 जो एक्चुअल में होगा, जैसे मैंने बताया, अगर मॉड्यूलस ऑफ x, लेट्स अज्यूम दैट ये 5 के इक्वल है, तो एक्चुअल x क्या हो सकता है? या तो एक्चुअल x खुद से 5 होगा या -5 होगा. यही 2 पॉसिबिलिटी है, राइट? तो x-5 इक्वल्स टू 10 है, तो ये या तो 10 होगा या x-5 -10 होगा, राइट? यही तो, क्योंकि जैसे ये मैंने यहां पे बताया एग्जैक्टली वो इधर लग रहा है. अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा क्या होगा? ये इधर हो गया, कितना हो गया टोटल? x इक्वल्स टू 15, और ये इधर जाएगा, कितना हो गया? x इक्वल्स टू -5. तो आई होप अगर आपने नहीं समझ आया था तो अभी थोड़ा समझ आ गया होगा बेसिक क्या है. डिटेल में जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज और इनइक्वालिटीज